हेलो एवरीवन। तो ये कहानी है चियाओ फे की, जो कि हमारी फीमेल लीड है और अभी अभी 5 साल की जेल काट के वो आज़ाद होकर बाहर निकली है। और इसके साथ ही वो हमें अपनी कहानी सुनाने लगती है। वो पहले गांव में अपने ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ के साथ रहा करती थी, लेकिन फिर वो लोग इस दुनिया से चले गए और उसके बाद वो शहर में आ गई अपने पेरेंट्स के पास। लेकिन यहाँ पर उसकी एक स्टेप सिस्टर थी और स्टेप मॉम, जो कि उसके साथ बहुत बुरा बिहेव करते थे और डैड भी हमेशा उन्हीं के साथ मिले रहते थे। डैड सिर्फ उसकी स्टेप सिस्टर वॉन वॉन को ही अपनी असली बेटी मानते थे और इसके साथ साथ वो उस पर बहुत जुल्म किया करते थे। हर अच्छी चीज़ उसकी सिस्टर को दे दी जाती थी और उसकी सिस्टर उससे इतनी ज़्यादा जेलस थी कि जब उसके अच्छे स्कोर्स देखती थी तो जेलसी के मारे एक दफ़ा उसने उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का भी दे दिया था। वो बहुत जख्मी हुई थी, लेकिन उसका किसी ने एतबार नहीं किया था, बल्कि उसी को ही डांट पड़ी थी कि तुम ठीक से नहीं चलती। और फिर इन दी एंड उस पर जब हिट एंड रन का केस बना था तो वो भी एक झूठा केस था, जो कि उसे 5 साल जेल में ही रहने पर मजबूर कर देता है। और अब जब वो आज़ाद होकर वापस आई है तो वो कहती है कि मैं पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। और इसके साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि उसे रिसीव करने के लिए उसके घर से एक सर्वेंट आई है। और तो और उस बेचारी की तो घर में कोई इज्जत ही नहीं थी, सर्वेंट्स भी उसे भाव नहीं देते थे। वो उसे डांटने लगती है कि तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई, मैं यहाँ धूप पर खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। लेकिन अब की बार चियाओ फे भी खामोश नहीं रहती और उसे खरी खरी सुना देती है और उसकी औकात दिखाती है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक मुलाजिम हो। इतने में उनकी लड़ाई के बीच ही ड्राइवर की तबीयत खराब होने लगती है, तो चियाओ फे ड्राइवर को रोकती है और खुद ही ड्राइविंग सीट पर बैठकर वहाँ से ड्राइव करने लगती है। लेकिन इसी बीच रोड पर हम देखते हैं कि एक और गाड़ी जा रही थी जिसका पीछा एक दूसरी गाड़ी कर रही होती है और उसी गाड़ी में हमारा मेन लीड है और मेन लीड का नाम है फू बेमू। और इस वक्त बेमू की जान खतरे में थी कि यहाँ पर चियाओ फे पीछे से आने वाली गाड़ी को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से बेमू की जान बच जाती है और वो वहाँ से एस्केप करने में कामयाब हो जाता है। बेमू के लिए तो जैसे वो लम्हा फ्रीज ही हो गया था जब उसकी चियाओ फे पर नजर पड़ी थी और उसने तभी अपने असिस्टेंट को ऑर्डर कर दिया था कि जिस लड़की की वजह से आज मैं बचा हूँ उसके बारे में पता कराओ कि ये कौन है। अब जैसे ही चियाओ फे घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है अपने घर वालों की बातों के थ्रू कि उन्हें उसके आने की कोई भी एक्साइटमेंट नहीं है, बल्कि फैमिली इस बात को लेकर काफ़ी एक्साइटेड है कि वॉन वॉन की एंगेजमेंट होने वाली है गोंग के साथ। और गोंग एक्चुअली चियाओ फे का एक्स फियांसी था और उसके सिस्टर ने उसका फियांसी तक उससे छीन लिया था। यहाँ पर वो जैसे ही पहुंचती है तो डैड उसे ताने देने लगते हैं कि देखो वॉन वॉन को ये कितने अच्छे कपड़े पहनती है, तुम भी अपनी अपीयरेंस पर थोड़ा सा गौर किया करो। लेकिन वो कहने लगती है कि मैं अपीयरेंस से ज़्यादा अपने कैरेक्टर पर तवज्जो देती हूँ, मैं इस तरह से किसी का फियांसी चुरा के आगे नहीं बढ़ी। और इस बात पर वॉन वॉन कहने लगती कि वो तुमसे प्यार ही नहीं करता था, मैं और वो एक दूसरे से प्यार करते थे और हमारी जल्दी शादी हो रही है, लगता है कि तुम जेलस हो मुझसे। पर चियाओ फे ने भी ठानी हुई थी और वो वॉन वॉन से कहती है कि तुमने जो जो मुझसे छीना है मैं तुमसे 10 गुना करके वो हर चीज़ वापस लूँगी। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि बेमू के ग्रैंडपा आजकल काफ़ी ज़्यादा बीमार है और कोमा में है और उसे उनके लिए एक स्पेशल डॉक्टर की ज़रूरत है, क्योंकि नॉर्मल डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सक रहे थे और वो ब्लैक मार्केट में आजकल उसी डॉक्टर की तलाश में था जो कि 5 साल से गायब है। लेकिन हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि चियाओ फे ही थी, जो कि अंडर कवर ये काम करती थी। जब वो गांव में थी तो उसने ये सारी स्किल्स सीखी थी। असिस्टेंट फाइनली ये गुड न्यूज़ बेमू के पास लेकर आता है कि वही फॉरेनर डॉक्टर अब वापस आ चुका है जिसका हमें इंतजार था। दूसरी तरफ चियाओ फे ने भी अपनी पूरी तैयारी की हुई थी। जेल में बैठकर 5 साल उसने यही प्लान किया था कि उसने खुद को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, अपना बदला कैसे लेना है। और उसे पता था कि इस शहर में सबसे ज़्यादा पावरफुल फू फैमिली है और उनका एक बेटा है बेमू। उसे बस बेमू की सपोर्ट चाहिए थी, चाहे इसके लिए जो मर्जी उसे करना पड़े। और इसके साथ ही वो अपने उस रूप में पहुंच जाती है जो उसने प्लानिंग की हुई थी। वो एक बॉय का रूप धारती है और अपने आप को मूछें लगाती है, लंबे लंबे बाल भी लगा लेती है। अपना भेस बदल के वो फू फैमिली के हाउस पर पहुंच जाती है। यही वो फॉरेनर डॉक्टर था जिसने उसके दादाजी का ट्रीटमेंट करना है। वो जैसे ही वहाँ पर पहुंचती है तो उसका आमना सामना बेमू से होता है। बेमू को उसकी अपीयरेंस देखकर शक तो हो रहा था, लेकिन उसके लिए दादाजी की हेल्थ से ऊपर और कुछ भी नहीं था। तो अब चियाओ फे जाती है और दादाजी को चेक करती है और उसके बाद वो बताती है कि इनकी कंडीशन कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन मैं इनका ट्रीटमेंट कर सकता हूँ। वो अपनी आवाज़ भारी करके ऐसे बात करती थी कि जैसे वो एक मैन हो, और साथ ही साथ वो कहती है कि मेरे ट्रीटमेंट की एक कीमत है और वो ये है कि मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए बदले में, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी मर्जी से किसी से शादी करोगे, और वो है जी फैमिली की डॉटर चियाओ फे।
बेमू को पता था कि चियाओ फे ये वही लड़की है जिसने थोड़ा टाइम पहले मुझे बचाया था मेरे दुश्मनों से, लेकिन इस डॉक्टर का उससे क्या रिलेशन हो सकता है। वेल, दादाजी की हेल्थ से ऊपर उसके लिए कुछ भी नहीं था। वैसे भी वो सिंगल था, किसी में इंटरेस्टेड नहीं था। तो वो बोलता है कि ठीक है, जैसे ही तुम दादाजी को होश में लेकर आते हो तो मैं तुम्हारी शर्त पूरी करने के लिए रेडी हूँ। चियाओ फे अपने गांव में रहते हुए एक्यूपंक्चर की कुछ ऐसी टेक्निक्स जानती थी जो बाकी लोग नहीं जानते थे, और उसी के थ्रू वो दादाजी का ट्रीटमेंट करती है। लेकिन जब भी किसी पेशेंट को वो इस तरह से ठीक किया करती थी तो इसमें उसकी अपनी बॉडी की बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती थी, और आज भी ऐसा ही होता है। उसका सिर चकराने लगता है, और यहाँ पर वो जैसे ही गिरने वाली थी तो बेमुंह से संभाल लेता है। बेमुंह से जैसे ही संभालता है तो सोचने लगता है कि ये डॉक्टर कितना नाजुक सा है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये लड़का नहीं बल्कि लड़की ही हो। वो इन्हीं ख्यालों में गुम था कि वो डॉक्टर जाते जाते उसे कहता है कि थोड़ी देर बाद तुम्हारे दादाजी को होश आ जाएगा और मैं इनका ट्रीटमेंट जारी भी रखूंगा, आता जाता रहूंगा, पर ये याद रखो जब ये कोमा से उठे तो तुमने अपना वादा निभाना है। अब ये सारा कुछ करने के बाद जैसे ही चियाओ फे अपने घर पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसके घर वाले उससे काफ़ी अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि उन्होंने एक बूढ़ा सा बिजनेसमैन सामने बिठाया हुआ है जिसका नाम मिस्टर ही था, और उससे वो अपनी बेटी की शादी कराने के लिए बातचीत चला रहे थे, और इसके बदले उन्हें काफी सारी इन्वेस्टमेंट मिलेगी। लेकिन चियाओ फे अब काफी बदल गई थी। जो कि पहले जुबान नहीं चलाती थी, अब साफ साफ इनकार कर देती कि आप लोग इस तरह से मेरी जबरदस्ती शादी नहीं करा सकते, आई डू नॉट एग्री। और बस मिस्टर ही की इंसल्ट करके वो उन्हें वहां से बाहर निकाल देती हैं, और जाते जाते वो डैड को काफी सुना कर जाते हैं। तो इस बात पर डैड आगे बढ़ते और चियाओ फे को एक थप्पड़ मार देते हैं। डैड उसे नीचे गिरा देते हैं और कहते हैं कि तुम पागल लड़की जो 5 साल जेल काट के आई हो, तुमसे कौन शादी करेगा। और इतने में ही वहां पर बेमू एंट्री करता है और कहता है कि मैं करूंगा। अब बेमू को देखते ही उन लोगों के तो मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। वो तुरंत ही उसे बैठने के लिए जगह देते हैं और कहते हैं कि हमारा घर का अपना घरेलू मामला है, हम थोड़ा बहुत अपनी बेटी को सबक सिखा रहे थे, आप क्यों हमसे इमोशनल हो रहे हैं। और साथ ही साथ वो वॉन को आगे करने लगते हैं कि हमारी बेटी बहुत ही सुशील है, ये आपके लिए एक परफेक्ट मैच होने वाली है। लेकिन बेमू कह देता है कि मुझे फजूल बातों की आदत नहीं है, ये लड़की जिसका नाम जी चियाओ फे है, मैं इसी से ही शादी करने के लिए आया हूँ, और आप लोगों को डाउरी में कितना पैसा चाहिए। वो इतना बड़ा चेक निकालता है कि उसके बाद उसकी मॉम और डैड दोनों का ही मुंह बंद हो जाता है, जैसे कुत्ते को हड्डी मिल चुकी हो। और इसके साथ ही वो हाथ आगे बढ़ाता है और चियाओ फे उसके हाथ में अपना हाथ दे देती है। अब वो एक भी लम्हा वेट किए बगैर चियाओ फे को अपने साथ वहां से लेकर चला जाता है। चियाओ फे सोचने लगती है कि फाइनली मेरा प्लान कामयाब हो गया है, मुझे एक ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सन की सपोर्ट मिलने वाली है जिसके बाद मैं अपने सारे बदले ले लूंगी। सबसे पहले तो बेमू उससे पूछने लगता है कि तुम उस फॉरेनर डॉक्टर को कैसे जानती हो, लेकिन वो भी आगे से मासूम सा एक्ट करती है कि सारी जिंदगी तो मेरी गाँव में गुजरी है, और तो और मैं 5 साल जेल से निकल कर आई हूँ, मैं किसी मिरेकुलस डॉक्टर को नहीं जानती। बेमू से दोबारा से एक चांस देता है कि सच सच बता दो, लेकिन यहाँ पर चियाओ फे सोचने लगती है कि इतना कॉन्फिडेंस तो मुझे है कि मेरी रियल आइडेंटिटी तक पहुँच नहीं सकता। तो वो भी अपनी बात पर स्टैंड लेती है, और उसके बाद बेमू उससे कहने लगता है कि क्या तुम हैरान नहीं हुई कि मैंने तुम्हें इस शादी के लिए क्यों चूज किया है। तो वो आगे से कहने लगती है कि ये फैमिली की 2 ही डॉटर्स हैं, और अगर आपकी नजर अच्छी है, हीरे की परख है, तो आप मुझे ही चूज करेंगे। उसकी ये बात सुनकर उसका ये जवाब बेमू को काफी पसंद आता है, और उसके बाद वो कहता है कि हम कल ही जाकर अपनी मैरिज रजिस्टर करा लेंगे, मैंने किसी को भेजा तुम्हारा ID कार्ड उठाने के लिए। लेकिन इसके साथ ही वो उसे ये भी एक्सप्लेन कर देता है कि हम एक कोऑपरेटिव मैरिज में है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में, और 1 साल बाद हम दोनों अपने रास्ते अलग अलग कर लेंगे, और इसके बदले तुम्हें एक बहुत अच्छी जगह भी मिलेगी रहने को, और साथ ही साथ बहुत सारा पैसा भी सेटलमेंट के तौर पर। और ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता जो तुमसे शादी के लिए तैयार हुआ था, इसलिए इस मैरिज में कोई भी इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। ये सारी उसकी क्लॉज थी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और इसके साथ ही वो लोग उसके घर पर पहुंच जाते हैं, और उन्होंने फाइनली अपनी मैरिज रजिस्टर भी करा ली थी। ये देखते ही चियाओ फे को बहुत खुशी होती है कि अब वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ चुकी है। इतने में बेमू उससे कहता है कि आज मैं तुम्हें अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराने के लिए लेकर जा रहा हूँ, अच्छा सा तैयार होकर आ जाओ। और अपनी तरफ से तो वो अच्छा तैयार होती है, लेकिन बेमू कहता है कि मेरी वाइफ इतने सस्ते कपड़े नहीं पहन सकती, इसीलिए टॉप डिजाइनर से कुछ कपड़े मैंने तुम्हारे लिए चूज किए हैं, तुम वही पहनकर मेरे साथ चलोगी। और साथ ही साथ वो उसे सिखाने भी लगता है कि जब हम बाहर जाएंगे तो तुम मुझे किस नाम से पुकारोगी। तो वो एक दफा मिस्टर फू कहती है या फिर बेमू, लेकिन वो कहता है कि इससे बेहतर है कि तुम मुझे स्वीट हार्ट या डार्लिंग बोल लो।
वो था इतना हैंडसम कि वो जैसा ही उसके क्लोज आता है तो चियाओफे को कुछ कुछ होने लगता है। जब चियाओफे तैयार होकर उसके साथ जाती है तो वो काफी सुंदर लग रही थी और उनका कपल ऐसा था कि हर कोई उन्हें देखता रह जाता है और जो कोई भी देखता है यही सोचता है कि बेमू के साथ इतने सालों बाद ये सुंदर सी लड़की कौन है। और बेमू सबसे उसे इंट्रोड्यूस कराता है कि ये मेरी वाइफ है। और यहीं पर ही हमें पता चलता है एक गर्ल के बारे में जिसका नाम है जिया। और जिया का एक्चुअली बेमू पर क्रश है और हमेशा से यही सोचती है कि मुझे इससे शादी करने का मौका मिल जाए। लेकिन उसकी सारी उम्मीदों पर तब पानी फिर जाता है जब उसे पता चलता है कि वो तो एक नई लड़की चियाओफे से शादी करके भी आ चुका है। वो जैसे ही उसका नाम बताता है तो बहुत से लोग वहाँ पर गॉसिप करने लगते हैं कि ये लड़की तो अभी अभी जेल से बाहर आई है। जिया भी ये सारी बातें सुन लेती हैं और उससे कहने लगती है कि बेमू तुम इससे शादी कैसे कर सकते हो, ये जेल से निकली हुई लड़की ये किस तरह से तुम्हारे काबिल हो सकती है। और बस यहीं पर ही चियाओफे को समझ आ जाती है कि बेमू जानबूझकर उसे इस पार्टी में लेकर आया है, क्योंकि जब लोग उस पर उंगली उठाएंगे तो वो देखना चाहता है कि वो किस कॉन्फिडेंस से सारे रिएक्शन को हैंडल करती है। और यहाँ पर चियाओफे बहुत कॉन्फिडेंट रहती है और सबको एक्सप्लेन करती है कि वो एक झूठा केस था जिसमें मुझे जानबूझकर फंसाया गया है और उससे पहले का मेरा सारा रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं इतनी बुरी लड़की होती तो क्या आप लोगों को बेमू की क्वालिटीज पर भरोसा नहीं है, वो मुझे चूज करता क्या। और उसने इस तरह का जवाब दिया था कि ये सुनकर हर कोई ही खामोश हो जाता है, क्योंकि अब बात बेमू की चॉइस पर आ चुकी थी। बेमू को उसका जवाब काफी पसंद आता है और यहाँ पर जब कोई और उस पर क्रिटिसाइज करने की कोशिश करता है तो उससे पहले ही वो अपनी वाइफ को सपोर्ट करने लगता है। वो उसका शोल्डर बनकर उसके साथ खड़ा हुआ था और वो जिया को भी खामोश करा देता है कि ये मेरी पसंद है और तुम मेरी लाइफ से आउट ही रहो। अब इसके साथ ही बेमू थोड़ा आगे बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो कि चियाओफे को घेर लेते हैं और उससे पूछने लगते हैं उसकी लाइफ के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में। और वो इतने सारे लोगों को किस तरह से फेस करती। यहाँ पर एक बटलर अंकल है जिसका नाम जैंग है और ये बटलर आकर चियाओफे को बचा लेता है और कहता है कि आप लोगों को दादाजी मिलना चाहते हैं, इसलिए बेमू और चियाओफे ऊपर आ जाएं। अब दादाजी जो कि अपने बेड में लेटे हुए थे वो यहाँ पर इतने खुश थे, कहते हैं कि फाइनली मेरे पोते ने शादी कर ली, इससे बड़ी खुशी और मुझे क्या मिल सकती थी। वो बताते हैं कि बेमू को कभी भी गर्ल्स में इंटरेस्ट ही नहीं था, ये कभी भी किसी लड़की को गर्लफ्रेंड के तौर पर लेकर ही नहीं आया था और मुझे खुशी है कि डायरेक्ट ही अपनी वाइफ को लेकर आया है। यहाँ पर दादाजी चियाओफे के लिए एक गिफ्ट निकालते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारी दादी ने रखा हुआ था अपनी होने वाली बहू के लिए और अब तुम ही इसकी असल हकदार हो। यहाँ पर चियाओफे काफी शर्माती है, घबराती है, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन दादाजी इतने स्वीट थे और साथ साथ बेमू भी उसे फोर्स कर रहा था तो वो ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर ही लेती है। लेकिन बाहर जाकर वो बेमू से कहने लगती है कि हमारी तो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है ना, तो इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट ये मैं रिसीव नहीं कर सकती, ये तुम रख लो। लेकिन बेमू उससे कहने लगता है कि बेशक मेरी कॉन्ट्रैक्टेड वाइफ ही सही, वाइफ तो तुम ही हो ना, तो तुम्हारे अलावा इस ब्रेसलेट पर और किसी का हक नहीं है। वेल अब वो जैसे ही बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि अभी भी जिया बकवास किए जा रही है और उसके खिलाफ बोल रही है। वो उसके सामने आकर उससे कहने लगती है कि अगर कोई तुम्हें तकलीफ है तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारी ठीक ठाक तबीयत साफ कर दूंगी। और हाँ, ये जान लो कि अब तुम पर मेरी रिस्पेक्ट करना फर्ज हो गया है, क्योंकि मैं फू बेमू की वाइफ हूँ और अभी तो मैं तुम्हें बेमू के नाम पर छोड़ रही हूँ कि तुम उसकी जानने वाली हो और आइंदा मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करने वाली। तुम्हारी इज्जत अपने हाथ है, यहाँ से निकल, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे अपने हाथ है, यहाँ से निकलती बनो। वेल अब जैसे ही पार्टी ओवर होती है तो वो फ्री हो जाती है। यहाँ पर उसे बार बार वो समय याद आ रहा था कि किस तरह से बेमू ने उसे सपोर्ट किया और वो कितना हैंडसम है। इतने में वो देखती है तो सामने बेमू भी खड़ा उसी को ही देख रहा था। वो शर्माती है और कहती है कि वो एक्चुअली मैं ये फैमिली वाले घर जाना चाहती थी, मुझे कुछ सामान उठाना है। तो बेमू कहता है कि वो लोग जितने मीन हैं तुम्हें अकेले वहाँ नहीं जाना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और ऑफ कोर्स ये सुनते ही चियाओफे खुश हो जाती है, उसे तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की जरूरत थी। वो जैसे ही वहां पर पहुंचती है तो वही लोग जो उसे देखकर हमेशा गालियां देते थे, उसे मारते पीटते थे, एकदम खुश हो जाते हैं बेमू की वजह से और बेमू को बहुत इज्जत से वहां पर बिठाते हैं और वो अपना सामान ढूंढने के लिए चली जाती है। यहाँ पर उसकी बाकी चीज़ें तो मिल गई थी, लेकिन उसका एक डायमंड का नेकलेस था जो कि दादा दादी ने उसको दिया था, वो वहाँ से मिसिंग हो चुका था। उसे समझ आ जाती है कि इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि स्टेप मदर ही हो सकती हैं, क्योंकि जैसे ही वो गांव से उस शहर वाले घर में शिफ्ट हुई थी तो वो आते ही उससे बड़े प्यार से बात कर रही थी और कहने लगती हैं कि मैंने सुना था कि तुम्हारे नेकलेस के साथ का तुम्हारा ब्रेसलेट भी है, वो कहाँ पर है। एक्चुअली उनकी शुरू से ही नज़र थी उसकी इस ज्वेलरी पर जो कि बहुत कीमती थी।
इतने में वो अपना बचा कुचा सामान सारा पैक करके नीचे आ जाती है और उसके बाद वो बेमू के साथ वहाँ से जाने लगती है, लेकिन मुड़कर उन लोगों से कहती है कि मैं तुम लोगों को थोड़ा ही समय देती हूँ, मेरा वो नेकलेस जल्दी वापस कर दो वरना मैं तुम लोगों को कुचल के रख दूंगी। और सिर्फ इसी शर्त पर मैं वॉन की एंगेजमेंट पार्टी भी अपने हस्बैंड के साथ ही अटेंड करने के लिए आऊंगी। और वो लोग ऑफ कोर्स चाहते थे कि रोब और दबदबे के लिए बेमू जरूर वो पार्टी अटेंड करे। अब जैसे ही एंगेजमेंट का दिन आता है तो बहुत शान और शौकत से चियाओफे बेमू के साथ वहां पर पहुंचती है और हर कोई उसे देखकर हैरान रह जाता है। और उनमें से एक गोंग भी था जो कि चियाओफे का एक्स फियोंसी था और वो यहाँ पर अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। उसने एक दफा देखा था कि वॉन और गोंग दोनों मिलकर उसके साथ चीट कर रहे हैं। बेशक उसकी कोई भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं थी गोंग के साथ, लेकिन फिर भी उसे बहुत बुरा लगा था कि मेरी फैमिली की तरफ से अरेंज किया हुआ फियांसी ही सही, लेकिन वो मेरी सिस्टर के साथ मिलकर मुझे चीट कैसे कर सकता है। और तो और वो उसे बहुत बुरा भला भी बोल रहा था कि वो बहुत बोरिंग गर्ल है। इतने में वहां पर वॉन पहुंच जाती है और उसने काफी अच्छा ड्रेस पहना हुआ था। सारे लोग उसकी ड्रेस डिजाइनिंग की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि इसने काफी फेमस ड्रेसेस डिजाइन किए हैं। और इसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क वो ड्रेस था जिसका नाम लाइट वर्क था। अब ये सुनते ही एकदम से गुस्सा आ जाता है चियाओफे को कि ठीक है, मेरा फियांसी तो छीना, मेरे काम का क्रेडिट ये क्यों ले रही है। एक्चुअली ये सारे ड्रेसेस उसने डिजाइन किए थे जो कि उसकी सिस्टर वॉन ने चुरा लिए थे। वो यहाँ पर सबके सामने ही कहने लगती है कि वो ड्रेस इसका नहीं बल्कि मेरा है। पर वॉन वहाँ पर इस तरह की बातें करती है कि सारे लोगों को उसी पर ही विश्वास होने लगता है। वो बोलती है कि अच्छा ठीक है, अगर वो ड्रेस तुम्हारा है तो तुम्हारे पास इस चीज़ का क्या सबूत है। एक्चुअली वाकई वो ड्रेस किसी और ने नहीं बल्कि चियाओफे ने ही डिज़ाइन किया था और उसका डिज़ाइन वॉन ने चुरा लिया था। और यहाँ पर वॉन की मैरिज भी उसी ड्रेस की वजह से ही फिक्स हुई थी, क्योंकि गोंग के डैड बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उन्हें ड्रेस डिज़ाइनिंग बहुत पसंद थी। जैसे ही उन्होंने ये ड्रेस देखा था तो कहा था कि मेरी बहू एक टॉप डिज़ाइनर ही होगी और इसी वजह से उन्होंने उनकी शादी को एक्सेप्ट किया था। पर यहाँ पर चियाओफे अब हर चीज़ पर पानी फेरने के लिए आ जाती है। वो कहती है कि आज यू श्योर कि वो ड्रेस तुम्हारा है और उस पर कोई भी सिग्नेचर नहीं था। वो कहती है हाँ ऐसा ही था, लेकिन मन ही मन में वो डरी भी हुई थी। उसने वो ड्रेस बहुत महंगे दामों एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को बेच भी दिया था। यहाँ पर चियाओफे अपने हस्बैंड बेमू से कहती है कि मुझे थोड़ी देर के लिए तुम्हारा फ़ोन चाहिए, क्योंकि उसके नंबर से की गई कॉल वो बड़ा बिजनेसमैन ज़रूर अटेंड करेगा। और ऑफ कोर्स वो फ़ौरन ही अटेंड भी कर लेता है। वो कहती है कि लाइट वर्क वाला डिज़ाइन मेरा है और मेरा नाम है चियाओफे, लेकिन वो कहता है कि मैंने तो ये ड्रेस वॉन से ख़रीदा था, क्या ये उसने डिज़ाइन नहीं किया। तो वो बोलती है कि अगर तुम लाइट के नीचे इस ड्रेस को लेकर आओगे तो इसके पीछे तुम्हें QR के सिग्नेचर वर्ड्स दिखाई देंगे। और वाकई ऐसा होता है। वो कॉल पर स्पीकर पर सबके सामने ये कंफर्म करता है। उस पर छुपे हुए कुछ सिग्नेचर्स किए हुए थे जिसके बारे में वॉन को कुछ पता नहीं था और अब उसकी कोई भी इज्जत नहीं रही थी। सबके सामने सबको पता चल जाता है कि वॉन ने अपनी सिस्टर का वर्क चुराया है, उसने प्लेजरिज्म किया है। तो अब वॉन अपना रोना धोना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि तुम मेरी पार्टी में इसलिए आई थी कि मेरी एंगेजमेंट को रुइन कर सको। तुम कैसी सिस्टर हो, तुम बहुत मीन हो। लेकिन चियाओफे को घंटा फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने बेमू को साथ लेती है और वहाँ से निकल जाती है। और बस उसके बाद सारा गुस्सा तो निकालना था गोंग के डैड ने, जो कहने लगते हैं कि ये लड़की झूठी है, इसने प्लेजरिज्म किया है, तो मैं इस शादी को रिकन्सिडर करूँगा और हमारी तरफ से एक दफ़ा एंगेजमेंट कैंसिल ही समझो। और गोंग की अपने डैड के सामने कुछ भी नहीं चल रही थी। वो भी चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जबकि उसी टाइम पर हमें दिखाते हैं कि जिया दादाजी के पास पहुँच जाती है और उन्हें भड़काने लगती है कि चियाओफे अच्छी लड़की नहीं है, वो तो एक मर्डरर है, उसने किसी को मारा हुआ हिट एंड रन केस में 5 साल जेल में गुजार के आई है। दादाजी यहाँ पर चियाओफे की साइड लेते हैं कि वो अच्छी लड़की लगती है। मुझे लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी और बस यहाँ पर वो इस तरह की बातें कर जाती है कि दादाजी की तबीयत स्ट्रेस की वजह से ख़राब हो जाती है। और यहाँ पर भागती हुई चियाओफे उनके पास आती है, जो कि उनका चेकअप करने लगती है और वो उनकी पल्स को चेक करके उनकी कंडीशन को समझ जाती है। और उसके बाद वो उनको एक फर्स्ट एड तो दे देती है, जिसके बाद उसकी अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। इतने में वहाँ पर दूसरा डॉक्टर भी पहुँच जाता है, जो आकर कहता है कि आप जिस मिराक्युलस डॉक्टर को पहले बुला कर लाए थे, मुझे लगता है उसी को ही लाना पड़ेगा। और इसके साथ ही बेमू को जिया पर इतना गुस्सा आता है कि वो तुरंत ही उसे वहाँ से उठवा कर बाहर फेंक देता है। और उसके बाद वो उसी फॉरेनर डॉक्टर से राब्ता करता है। और फिर थोड़ी ही देर बाद चियाओफे अपना भेस बदलकर वही डॉक्टर बन के वहाँ पहुँच जाती है। अब चियाओफे आती है और दादाजी का एक दफ़ा एक्यूपंक्चर के थ्रू ट्रीटमेंट करने लगती है, जिसके बाद उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई थी।
अब उसके बाद बेमू बाहर उस डॉक्टर के साथ बैठा हुआ था। चियाओ फे उसके साथ रही थी तो उसे कुछ कुछ अंदाजा हो रहा था कि जैसे इसको कोई ना कोई स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। वो उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी कंडीशन देखकर शक हो रहा है, क्या मैं तुम्हारा थोड़ा सा चेकअप कर सकता हूँ। और उसके बाद वो उसे बताता है इस टाइम पर एक पॉइजन का असर चल रहा है और ऐसा लगता है कि जैसे एक स्लो पॉइजन है और बहुत रेयर टाइप का, और तुम्हें स्लोली स्लोली काफी अरसे से दिया जा रहा है। और अगर अभी टाइम से तुम्हारा ट्रीटमेंट स्टार्ट ना हुआ तो काफी गड़बड़ हो सकती है तुम्हारी हेल्थ को लेकर। तो बेमू भी परेशान हो जाता है। उसे डॉक्टर की स्किल्स पर तो पूरा भरोसा था। वो कहता है कि आप अभी से मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो, लेकिन डॉक्टर कहता है कि आपकी दफा दोबारा से ट्रीटमेंट का मुझे कोई भी पैसा नहीं चाहिए, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम चियाओ फे की हेल्प करो, उसकी ये फैमिली से जो भी इनहेरिटेंस बनती है वो उसे दिलाने में। अब ये सुनकर बेमू हैरान तो काफी होता है कि इस डॉक्टर का उस लड़की से क्या वास्ता जो कि मेरी वाइफ बन चुकी है, लेकिन फिर भी वो खामोश रहता है क्योंकि वो इस डॉक्टर को अनॉय नहीं करना चाहता था। वह इतने में हमें पता चलता है कि दादाजी ने बेमू और चियाओ फे के लिए कुछ स्पेशली प्रिपेयर कराया है। वो उन्हें डिनर पर अपने साथ बुलाते हैं। उन्होंने सजेस्ट किया था कि ये दोनों आज से इसी घर में रहेंगे जहाँ पर दादाजी रहते हैं, उनका फैमिली हाउस। और यहाँ पर डिनर की टेबल पर कुछ भी खाना प्रिपेयर नहीं था। एक दफ़ा तो चियाओ फे और बेमू हैरान होते हैं, लेकिन उसके बाद दादाजी जब शेफ्स को बुलाते हैं और वहाँ पर खाने की लाइन लगती है तो वो देखते ही दोनों को पता चल जाता है कि किस किस्म का खाना है। इस तरह का खाना था जो कि उनके हार्मोन्स को ट्रिगर कर सकता है। एक्चुअली दादाजी ने जल्द ही किसी बच्चे से खेलने की विश भी की थी। ये देखते ही वो दोनों वहाँ से भागने वाले थे, पर दादाजी उन्हें डांट कर वापस बिठा देते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों को थोड़ी तो शर्म करनी चाहिए, तुम लोगों को कोई मैनर्स नहीं है। इस तरह से डिनर की टेबल कौन छोड़ कर जाता है किसी बड़े के होते हुए। और तो और वो जैसे ही वहाँ से दोबारा उठने की कोशिश करते हैं तो दादाजी ऐसे एक्टिंग करते हैं कि जैसे वो उनसे नाराज़ हो गए हैं और उनकी तबीयत बिगड़ रही है। अब दोनों को वो खाना खाना ही पड़ता है। दिल पर पत्थर रख के वो खाना फिनिश करके अपने कमरे में पहुँचते हैं। दादाजी ने साथ ही साथ वार्निंग दे दी थी कि मैं बूढ़ा हूँ, जल्दी सो जाता हूँ, पर मैं इतना बेखबर भी नहीं हूँ। मुझे पता है तुम लोग अलग अलग बेडरूम्स में सोते हो और ऐसा आज नहीं होने वाला। वो चियाओ फे का सामान उठवा कर बेमू वाले बेडरूम में ट्रांसफर कर देते हैं। अब एक दफ़ा तो वो एक कमरे में चले जाते हैं। बेमू ने सोचा था कि थोड़ी ही देर बाद मैं यहाँ से अपने कमरे में शिफ्ट हो जाऊंगा, लेकिन कोई दरवाज़ा बाहर से लॉक कर देता है और चाबी अपने पास रख लेता है। और वो दादाजी थे जो बटलर के साथ मिलकर ये सारी प्लानिंग कर रहे थे। ऐसा दादा तो हर किसी को मिले। और बस इतने में बेमू और चियाओ फे को पता चलता है कि ना सिर्फ वो इस तरह का खाना था, बल्कि दादाजी ने उसमें कोई ड्रग भी मिलवाई हुई थी। और यहाँ पर दोनों की तबीयत बिगड़ने लगती है। चियाओ फे तो अपने आप को किसी तरह से हैंडल कर ही लेती है, अपनी मेडिकल की टेक्निक्स के थ्रू खुद को शांत करा लेती है। लेकिन बेमू तो उस टाइम पर वॉशरूम में घुस चुका था और उसी तरह टब में जाकर बैठ जाता है। चियाओ फे उससे कहती है कि तुम बाहर निकलो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लेकिन बेमू उससे कहने लगता कि पागल लड़की, कैसे मदद करोगी मेरी अपनी बॉडी के थ्रू? मैं इस तरह का लड़का नहीं, तुम बाहर ही रहो, मैं अंदर रहूंगा। और बस चियाओ फे उसे क्या बताती कि मैं बहुत सारी टेक्निक्स जानती हूँ, वो बस शांत हो जाती हैं। काफ़ी देर बाद बेमू जब बाथ टब से बाहर निकलता है तो उसे कपकपी लगी हुई थी। इतनी देर ठंडे पानी में रहने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे फीवर हो रहा है। वो यहाँ पर उसकी काफ़ी केयर करती है, लेकिन अभी भी वो बहुत हॉट फील कर रहा था। लगता है कि उस ड्रग का असर ही काफ़ी तेज़ था। वो यहाँ से जाने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास रोक लेता है कि तुम मेरे पास ही ठहरो। और उसके बाद जब नेक्स्ट मॉर्निंग बेमू की आंख खुलती है तो उसके बिस्तर में उसके साथ ही उसकी वाइफ चियाओ फे लेटी हुई थी। वो खुद को देखता है तो वो शर्टलेस था। और इतने में वो उठकर चियाओ फे से बहुत सी इमोशनल बातें कर बैठता है। कहता है कि मैंने तुम्हारा एडवांटेज उठाया, मुझे माफ़ कर देना, मैं हर तरह से तुम्हें पे बैक करने के लिए रेडी हूँ। चियाओ फे बहुत खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन वो एक भी नहीं सुनता। वो बस किसी इमोशनल मूवी के डायलॉग की तरह यही कहे जा रहा था कि मुझे तुम्हारा एडवांटेज नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन मैंने तुम्हें यूज़ किया, पर मेरा ये मकसद नहीं था। मैं हर तरह से तुम्हें पे बैक कर दूंगा। और बस ये सब बोलता हुआ वो नीचे चला जाता है और चियाओ फे यही सोचती रह जाती है कि क्या कह गया है। अब बेमू जाता है दादाजी के पास कि आपको कल ड्रग नहीं बनानी चाहिए थी। तो दादाजी कहते हैं कि मैंने क्या किया था, मैंने तो तुम लोगों के लिए इतना अच्छा खाना बनवाया था, और वो भी अपने स्पेशल शेफ से। दादाजी बहुत शरारती थे और ऑफ कोर्स बेमू की उनके सामने एक भी नहीं चलती। जबकि उधर चियाओ फे को पता चलता है कि वॉन वॉन गोंग और कुछ और लोगों ने मिलकर दोबारा से उसके हिट एंड रन केस को फिर से मीडिया पर उछालना स्टार्ट कर दिया है। ये सारा कुछ करके वो उसकी रेपुटेशन को बर्बाद करना चाहते थे ताकि बेमू उसको अपनी वाइफ मानने से ही इनकार कर दे। और वैसे भी वान वान बदला लेना चाहती थी कि इसने मेरी एंगेजमेंट जो रुइन की है।
और इस बारे में बात करने के लिए गोंग भी चियाओफे को कॉल करता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं वॉन वॉन को मना सकता हूँ, वो इन सब कामों से पीछे हट जाएगी। लेकिन चियाओफे कहती है कि मेरी जूती को भी परवाह नहीं है और वो फोन काट देती है। गोंग सोचने लगता है कि ये इनोसेंट सी कमजोर सी लड़की ये मेरा फोन कैसे काट सकती है। अब वो स्ट्रांग हो गई थी, उसका एटीट्यूड भी बदल चुका था और ये बात गोंग को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इतने में दादाजी कहते हैं कि बेमू तुम्हें पता है ना कि सोशल मीडिया पर तुम्हारी वाइफ के खिलाफ क्या क्या कुछ चल रहा है, तुम उसकी हेल्प करो। लेकिन वो कहने लगता है कि मैंने उससे बात की थी पर उसने कहा था कि मैं अपने इश्यूज को खुद हैंडल कर सकती हूँ और मुझे भी एक स्ट्रांग वाइफ ही चाहिए। चियाओफे ने इतना अरसा अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए ही तो प्लानिंग की थी और अब उसके पास मिसेस फू बेमू होने की पावर भी थी, तो वो इन्हीं पावर्स को यूज करते हुए किसी न किसी तरह से वो सबूत इकट्ठे कर ही लेती है जिसके थ्रू पता चलता है कि उस दिन वो गाड़ी नहीं चला रही थी बल्कि वो गोंग था जो गाड़ी चला रहा था और उसकी जगह सारा इल्जाम इन लोगों ने चियाओफे पर डाल दिया था और वो इसी सबूत की वीडियो भी अपलोड कर देती है। और जैसे ही पुलिस को ये बात पता चलती है तो वो भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आना चाहते थे। उधर वान वान को जैसे पता चलता है कि चियाओफे ने इतना अच्छा उसे जवाब दिया है और सबकी बोलती बंद कर दी है, वो तो परेशान ही हो जाती है और गोंग भी परेशान हो गया था। जब चियाओफे पुलिस स्टेशन बैठी हुई थी तो वहां पर गोंग भी पहुंच जाता है और वो कहती है कि यही वो पर्सन है जिसने मुझे इस केस में फंसाया था। वो खुद को तो इनोसेंट प्रूफ करा चुकी थी लेकिन गोंग को फंसाने के लिए अभी तक उसे पक्का सबूत नहीं मिला था। अब गोंग भी उसके पीछे पीछे आता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है कि यहाँ पर बेमू पहुंच जाता है अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए और उससे कहता है कि तुम मेरी वाइफ से फासला रखो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और इसके साथ ही वो चियाओफे को अपने क्लोज करता है और बड़े प्यार से वहां से साथ लेकर चला जाता है। अब उसके बाद हमें दिखाते हैं कि एक दिन नाश्ते की टेबल पर दादाजी ने दोबारा से कुछ प्रिपेयर कराया हुआ था। पहले तो चियाओफे डर जाती है कि फिर से कुछ ऐसा वैसा ना हो, लेकिन फिर सोचते नहीं ये डिनर तो नहीं है। एक्चुअली दादाजी ने उसके लिए इस तरह का नाश्ता प्रिपेयर कराया था स्पेशली, जो कि उसके लिए और होने वाले बेबी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। ये सुनते ही वो शर्मा जाती है, घबरा जाती है और दादाजी कहने लगते हैं कि तुम्हें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। कितनी अच्छी बात है कि तुम हमारी फू फैमिली को हायर दोगी बहुत ही जल्द। अब वो दादाजी को क्या बताती कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है और साथ ही दादाजी उसे कहते हैं कि मुझे अच्छे से पता है कि आज तुम्हारी बर्थडे है और हमारी फैमिली में आने के बाद ये तुम्हारी फर्स्ट बर्थडे है, इसे हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने वाले हैं। और फिर फाइनली दादाजी ने उसके लिए बर्थडे पार्टी थ्रो की थी जिसके लिए जब चियाओफे रेडी होकर आती है तो वो बहुत सुंदर लग रही थी और बेमू और वो दोनों इकट्ठे बहुत प्यारे लगते थे। यहाँ पर उसे अपना पुराना समय याद आने लगता है। उसने कभी भी अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की थी। उसकी बर्थडे वॉन वॉन के पास पास ही होती थी तो मॉम कह दिया करती थी कि बस इसकी बर्थडे के दिन तुम एक पीस केक का खा लेना, तुम्हारी बर्थडे मनाई जाएगी। उसकी बर्थडे पर सारे लोगों को इनवाइट किया गया था और ऑफ कोर्स ये फैमिली भी वहाँ पर पहुंची हुई होती है और यहाँ पर वॉन वॉन को तो कुछ हजम ही नहीं हो रहा था। वो जिया के साथ मिलती है और उसके खिलाफ कुछ प्लानिंग करने लगती है और कहती है कि वो तुम्हारी भी दुश्मन है और मेरी भी, तो क्यों ना उसे रास्ते से हटा दिया जाए। अगर आज के दिन वो गायब हो जाए तो यहाँ पर फू फैमिली की कोई इज्जत नहीं रहेगी। तो बस जिया एक बहाने से चियाओफे को बाहर बुलाकर लेकर जाती है और उस पर अटैक करती है लेकिन वो उसे रोक लेती है। लेकिन ये सब उसके लिए एक बेट था और असल में पीछे से असल अटैक तो वॉन वॉन ने उस पर किया था, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। उधर दादाजी को बेमू को सबको पता चलता है कि यंग लेडी मिसिंग हो गई है। ये सुनते ही बेमू काफी परेशान होता है और दौड़ता हुआ उसे तलाश करने के लिए जाने लगता है, पर जिया को पता था कि ये उसे तलाश नहीं कर पाएगा। तब तक वो लोग उसे खत्म कर चुके होंगे। लेकिन यहाँ पर वो किडनैपर्स जो उस पर हाथ डालने की कोशिश कर रहे थे। चियाओफे बहुत ज्यादा स्किल्ड थी, उसने उन सारों को मार मार के उनका भरता बना दिया था। और जिस टाइम पर बेमू उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हीरो बनकर वहां पर पहुंचता है तो पता चलता है कि उसकी हीरोइन सब पर भारी है। उसने उनको इस तरह से जख्मी किया है कि उन बेचारों की हालत भी नहीं देखने वाली, पता नहीं कितनी कितनी हड्डियां उनकी टूट चुकी हैं। उसने ये सारी स्किल्स फाइटिंग की सीखी थी जब वो जेल में, और उसने खुद को वहां पर तरह तरह के लोगों से बचाकर इन टेक्निक्स के थ्रू ही रखा हुआ था। वो लड़ना जानती थी। इस सब में थोड़ी बहुत जख्मी तो वो खुद भी हो गई थी, तो उसका हस्बैंड उसे तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। और उसके बाद असिस्टेंट था यहाँ पर जो कि उन लोगों से इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। वो लोग मान ही नहीं रहे थे कि हमें किसी ने भेजा है। वो यही कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि ये किसी वेल्दी फैमिली की है, हमें लगता था कि ऐसे ही एक आती जाती लड़की है और इसको हम यूज कर सकते हैं। तो इसी बात पर चियाओफे कहने लगती है कि क्या मैं उन किडनैपर्स को इन्वेस्टिगेट कर सकती हूँ, अगर मैं इंटेरोगेट करूंगी तो वो जरूर मान जाएंगे। और फिर उसके बाद वो उन तक पहुंचती है। वो तो उसकी शक्ल देखते ही काफी डर गए थे, जो कि इतनी मार खा चुके थे।
वो बोलती है कि मैं तुम लोगों को डबल प्राइस दूंगी अगर तुम लोग उसका नाम बता दोगे जिसने तुम्हें पैसा दिया था मुझे किडनैप करने के लिए। और यहाँ पर वो इस तरह से उन्हें बातों में लेकर आती है कि वो लोग जो पहले बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुए थे, अपना मुंह नहीं खोल रहे थे, उनके मुंह से अचानक ही निकल जाता है कि हमें ये सारा पैसा वॉन वॉन ने दिया था। और उसी टाइम पर चियाओ फे ये सारा कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और बेमू भी उसकी क्वालिटीज़ को मान जाता है कि वाकई उसकी वाइफ काफ़ी कैपेबल है। इन गुंडों से उसी ने ही सारा कुछ कन्फेस कराया है जो कि उसका असिस्टेंट नहीं करा सका था। वेल उधर वॉन वॉन को अपने डैड से काफ़ी डांट पड़ती है। वो यही कह रहे थे कि अच्छी खासी बड़ी फैमिली में हमारा रिश्ता जुड़ा है और तुमने सारा कुछ बर्बाद करा दिया है। वॉन वॉन को इतना नहीं पता था कि वो जल्दी पकड़ी जाने वाली है। यहाँ पर मॉम उसकी साइड लेती है। डैड उसे इतना डांट रहे थे और कहते हैं कि जल्दी वो नेकलेस भी वापस करना पड़ेगा क्योंकि हम फू फैमिली से पंगा लेना बर्दाश्त नहीं कर सकते। और वो चियाओ फे पहले वाली नाज और मासूम सी लड़की नहीं रही, अब उसकी बैक पर फू फैमिली है और बेमू की वाइफ से हम लोग टक्कर नहीं ले सकते। और बस इतने में पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है जो कि वॉन वॉन को अरेस्ट कर लेती है किडनैपिंग के केस में। और यहाँ पर वॉन वॉन जैसे ही चियाओ फे को आए हुए देखती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और बस मॉम डैड उसे नहीं बचा सकते थे, पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है। अब इस बात पर जैसे ही मॉम डैड चियाओ फे से लड़ाई स्टार्ट करते हैं तो इतने में पीछे से बेमू आ जाता है और उसे देखते ही हर किसी की बोलती बंद हो जाती है। और बेमू आते ही उनको धमकी देने लगता है कि मेरी वाइफ का नेकलेस तुम लोग जल्द ही वापस करोगे, नहीं तो मैं तुम लोगों की कंपनी को बैंकरप्ट करने में 2 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। वेल इतने में उसे पता चलता है कि हिट एंड रन केस में उसे इनोसेंट साबित कर दिया गया है और असली क्रिमिनल पकड़ा गया है। वो बहुत खुश होती है कि गोंग पकड़ा गया है, लेकिन आगे जाकर देखती है तो गोंग भी काफ़ी पावरफुल था। उसने भी अपने लिंक्स के थ्रू किसी और को ही ट्रैप करा दिया था, एक और स्केप गोट बना दिया था और खुद वो बचकर सीधा उसके सामने खड़ा हुआ था। ये देखकर चियाओ फे को काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है, लेकिन फिर भी वो शांत रहती है। अभी भी उसके मन में गोंग के लिए काफ़ी ग्रूज था और वो उसे बर्बाद कर देना चाहती थी। यहाँ पर गोंग कहता कि मुझे तुम्हारे कुछ डिज़ाइनिंग वर्क्स चाहिए क्योंकि जो ड्रेस तुमने डिज़ाइन किया था वो मेरे डैड को काफ़ी पसंद आया था, तो क्या तुम मेरे साथ काम करोगी। ऐसा लगता था बेमू को कि ये इनकार कर देगी, लेकिन वो तुरंत ही यस कर देती है क्योंकि इस तरह से वो गोंग की कंपनी में उसके क्लोज होना चाहती थी, उसके खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठे करना चाहती थी। पर बेमू ऐसा था जिसे दिन भर कोई सुकून ही नहीं आता था। चियाओ फे ने थोड़े ही दिन गोंग की कंपनी में काम किया था, लेकिन वो हर टाइम पर बेचैन ही रहता था और यही इन्वेस्टिगेट करता रहता था कि उसने कितना काम कर लिया है और कितना रहता है। और उसकी ये बेचैनी और परेशानी उसके असिस्टेंट ने भी नोटिस की थी। इसके साथ ही वो उसका डिज़ाइनिंग वर्क देखता है तो काफ़ी इंप्रेस भी होता है और कहता है कि मुझे भी इसी तरह का डिज़ाइनर चाहिए और इसे वहाँ से फारिग होते ही मैं हायर कर लूँगा। और फिर जैसे ही वो वहाँ से फारिग होती है, वो पहुँचती है तो पता चलता है कि बेमू काफ़ी गुस्से में है। वो कहता है कि अब तुम मेरी शर्तों पर पूरी उतरोगी, मुझे एक सेक्रेटरी कम डिज़ाइनर चाहिए और वो तुम ही बनने वाली हो। चियाओ फे को इतना तो अंदाज़ा हो चुका था कि ये सारा कुछ वो जेलसी में कर रहा है, लेकिन वो दिल में सोचने लगती है कि गोंग की कंपनी में ये सारा काम मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए ही किया था। वो कहती है कि मैं ये काम सेक्रेटरी वाला अच्छे से नहीं जानती, तो वो भी कहने लगता है कि जब तुम्हें अच्छी सैलरी दी जाएगी तो तुम खुद ही सीख जाओगी। और इसके साथ ही उसने उसके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था कि तुम मेरी सेक्रेटरी बनने वाली हो कुछ अरसे के लिए। और यहाँ पर उसने टर्म्स और क्लॉजेज इतनी बड़ी लिखी थी जो कि वो पढ़ भी नहीं सकती थी और उस पर उसे तुरंत ही साइन भी करना पड़ता है। और तो और यहाँ पर चियाओ फे को ये भी पता चलता है कि एक डेस्क तो उसका बाहर है, लेकिन उसके साथ ही उसका एक डेस्क अपने बॉस यानी कि अपने हस्बैंड के सामने भी है और यहाँ पर वो उसकी नज़रों के सामने रहेगी सारा टाइम, घर में भी और ऑफिस में भी। वेल इतने में उसे कंपनी के डिफरेंट लोगों से इंट्रोड्यूस कराया जाता है और यहाँ पर एक मिस्टर सू भी था। वहाँ पर कोई भी नहीं जानता था कि ये फू बेमू की वाइफ है। वो एज अ डिज़ाइनर वहाँ पर ज्वाइन कर चुकी थी। यहाँ पर मिस्टर सू उसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगता है और वो एक दफ़ा उसे अपने साथ खाने पर चलने को भी चलता है, जहाँ पर वो उसके साथ कुछ डिस्कशन भी करेगा। और वहीं पर ही खाना खाने के लिए बेमू भी आया हुआ था। उसके लिए एक स्पेशल वीआईपी रूम था, लेकिन वो उस वीआईपी रूम में जाने की बजाय जैसे ही अपनी वाइफ को बाहर देखता है तो कहता है कि मैं इनको ज्वाइन करूँगा। यहाँ पर वो जेलसी के मारे उस ऑर्डिनरी सी जगह पर बैठकर खाना खाने लगता है। और जब बातों बातों में उसे अंदाज़ा होता है कि सू मेरी वाइफ से कुछ ज़्यादा ही फ्री हो रहा है तो उसके तो तन बदन में आग ही लग जाती है। लेकिन यहाँ पर चियाओ फे ने उसे मना किया था कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारा असल रिलेशन क्या है, तो वो भी बस अपना गुस्सा पी ही जाता है। और यहाँ पर सू जब उसे सर्व कर रहा होता है खाना तो बदले में उसका खाना हटाकर फू बेमू अपनी प्लेट का खाना उसकी प्लेट में रख देता है। यहाँ पर उसको इतना स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था कि चियाओ फे को काफ़ी अजीब लगता है और तो और असिस्टेंट को समझ आ जाती है कि अब सू की खैर नहीं है
क्योंकि उसे ये नहीं पता कि ये लड़की एक रेड लाइट है, उसके बॉस की मिसेज है और ये इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। बस अब ये ज़्यादा दिन यहाँ पर टिकने वाला नहीं है। अब जैसे तैसे ये समय फू बेमू गुजार ही लेता है, लेकिन उसके बाद वो उसे सीधा लिफ्ट में लेकर जाता है और उससे कहता है कि वो तुम्हारे क्लोज हो रहा था, तुम उसे बता नहीं सकती थी कि तुम मैरिड हो। और इस बात पर आगे से चियाओ फे उससे कहने लगती है कि क्या तुम्हें जेलसी हो रही है, क्या तुम्हें प्यार हो चुका है? खुद को रोकना और फिर रोक भी नहीं पाना, यही तो प्यार की सबसे बड़ी निशानी है। तो आगे से वो भी उससे पूछने लगता है, उसे दीवार से लगाकर, कि फिर तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है, क्या तुम मुझे लाइक करती हो? वो भागना चाहती थी लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर उससे कहता है कि मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। पर वो कहती है कि पहले तुम जवाब दो, क्या तुम मुझे लाइक करने लगे? पहले सवाल मैंने किया था। और इसके जवाब में फू बेमू उससे अपना लव कन्फेस कर लेता है और कहता है कि हाँ, मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ। रोकना और रोक भी ना पाना, मेरी कुछ ऐसी ही सिचुएशन हो चुकी है। पर चियाओ फे उसे ये कहती हुई वहां से भाग जाती है कि मत बोलो, हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। और उसकी क्लॉज में क्या लिखा था? नो इमोशंस। अब इतने में वो दिन फाइनली आ जाता है कि उसको वही नेकलेस वापस मिल जाता है जिसकी उसे इतने अरसे से तलाश थी। और यहाँ पर उसके डैड आते हैं और उससे बार बार माफ़ी भी मांग रहे थे और कह रहे थे कि वॉन से सेटलमेंट कर दो, उसे एक दफ़ा माफ़ी दे दो। और फिर जैसे ही वान के वो वहाँ से छूटने की बात करती है तो ये भी कह देती है कि अब इसके बाद मेरा और आपकी फैमिली का कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, हमारी सारी टाइज खत्म हो चुकी। अब चियाओ फे को पता चला था एक ऑक्शन के बारे में जहाँ पर उसके मतलब की कुछ चीजें थी, तो वो ही ऑक्शन अटेंड करने के लिए जाती है। और यहाँ पर ऑक्शन अटेंड करने के लिए गोंग और वॉन भी बैठे हुए थे। इतने में चियाओ फे भी वहाँ पर बैठ जाती है और थोड़ी देर बाद उसके पीछे पीछे फू बेमू भी वहाँ पहुँच चुका था। उसे जैसे ही पता चला था कि चियाओ फे ये फंक्शन अटेंड कर रही है, वो भी इस ऑक्शन में पहुँच गया था। वो उसे वहाँ देखकर हैरान हो जाती है और उसके बाद वो ऑक्शन स्टार्ट होता है। वहाँ पर पहले एक दो आइटम्स आती हैं जो कि गोंग खुद ही खरीद लेता है। ऑल्दो फू बेमू उससे बड़ी बोली लगा सकता था, लेकिन वो इससे पहले चियाओ फे से पूछता है कि अगर तुम्हें ये चीज चाहिए तो मैं खरीद दूं, लेकिन वो कहती है कि इसमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और फिर इतने में एक और आइटम डिस्प्ले होती है जो कि एक्यूपंक्चर के लिए कुछ रेयर किस्म की नीडल्स थी जो कि एक स्पेशल मेटल से बनी हुई थी। चियाओ फे यही सेट लेने के लिए वहां पर पहुंची थी क्योंकि इसी सेट के थ्रू उस पॉइजन का ट्रीटमेंट हो सकता था जो कि इस टाइम पर बेमू की बॉडी में था। वो काफी भारी बोली लगाती हैं, लेकिन उससे मुकाबले के चक्कर में वॉन भी बोली लगाने लगती हैं। ऑल्दो उसे इस चीज के यूज के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन इन दी एंड सबसे बड़ी बोली लगाकर चियाओ फे उस आइटम को खरीद ही लेती है। अब इसके बाद हमें दिखाते हैं कि एक ब्रेसलेट है जो कि डिस्प्ले पर रखा गया है। ये ब्रेसलेट बिल्कुल उस नेकलेस जैसा था जो कि चियाओ फे के पास है। और यहाँ पर एक मुंह कपल था जो कि इस ब्रेसलेट को देखते ही बेचैन हो जाते हैं और उसे खरीदना चाहते थे। यहाँ पर ये बात बेमू भी नोटिस करता है और चियाओ फे खुद भी कि ये इस नेकलेस के साथ का ही ब्रेसलेट है। और वो दोनों इतने यूनिक और एक जैसे थे कि उनको देखकर लग रहा था कि जैसे ये नेकलेस और ब्रेसलेट दोनों इकट्ठे ही बनाए गए हैं। लेकिन ये नेकलेस मू फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मिस्टर और मिसेस मू उसे बहुत महंगे दामों खरीद लेते हैं। जबकि यहाँ पर एक प्राइवेट रूम में चियाओ फे देखती है तो वॉन और गोंग गए हुए थे। वो सोचने लगती है कि ये दोनों कितने गिरे हुए हैं और उसी के ही पीछे पीछे बेमू भी वहां पर पहुंच जाता है। वो उसे शांत कराती है क्योंकि अंदर वो लोग जो बातें कर रहे थे वो सुनाई दे रही थी। यहाँ पर चियाओ फे और बेमू को पता चलता है कि गोंग यही कह रहा था कि मैं दोबारा से चियाओ फे को अपने जाल में फंसाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो हार्ड टू गेट है और एक दफा मैं उसका बेमू से ब्रेकअप करा लूं और उसके बाद मैं उसे एक टिश्यू पेपर की तरह से यूज करके फेंक दूंगा और वापस तो मैंने वॉन तुम्हारे पास ही आना है। ये सब सुनने के बाद बेमू से वहां पर किस करना चाहता था, लेकिन वो खुद को बचाती है और वहां से भाग जाती है। अब वो जैसे ही बाहर जाती है तो उसे मिस्टर और मिसेस मू दिखाई देते हैं। वो उसके नेकलेस को देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम कौन हो। उन्हें पता चलता है कि ये बेमू की वाइफ है तो वो हैरान रहते हैं और कहते हैं कि ये उसी ब्रेसलेट के साथ का नेकलेस है, ये हमने अपनी बेटी को दिया था और उसके बाद हमारी बेटी मिसिंग हो गई थी। अब उसके बाद वो उसी नेकलेस की बैक साइड को चेक करते हैं तो उस पर एक सिग्नेचर भी था, जैसा उन्होंने बोला था बिल्कुल वैसा ही था। ये देखते ही चियाओ फे को कंफर्म हो जाता है कि वही नेकलेस है जो इन्होंने अपनी बेटी को दिया था और ये उसी की तलाश में है। मिसेस मू से कहने लगती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही मेरी बेटी हो जो कि बचपन में खो गई थी, प्लीज तुम हमारे पास वापस आ जाओ, हम डीएनए टेस्ट भी कराना चाहते हैं तुम्हारी कंफर्मेशन के लिए। लेकिन ये सुनते ही वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है और कहती है कि मुझे कोई मॉम डैड नहीं चाहिए और ये सोचती है कि अगर बचपन में इन्होंने मुझ पर गिव अप कर दिया था तो मुझे भी अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। उधर बेमू को एक बात तो कंफर्म हो चुकी थी कि उसे प्यार हो चुका है, लेकिन उसकी वाइफ उसे ज्यादा भाव नहीं देती थी, तो इसी वजह से आज वो एक जगह बार में जाकर ड्रिंक करने लगता है और यहीं पर ही उसका एक पुराना फ्रेंड टियान भी आया हुआ था। वो उससे पूछता है कि तुम आज भी सिंगल हो क्या, तो वो कहता है नहीं मैं मैरिड हूँ, लेकिन अभी तक मेरी वेडिंग अरेंज नहीं हुई।
अब वो वहीं पर ही बैठा अपना गम भुला रहा होता है कि उसे पता चल चियाओ फे भी वहां पर बैठकर अकेले ही ड्रिंक कर रही है। वो भी मू फैमिली की बात सुनने के बाद काफी अपसेट हो गई थी और वहां पर जैसे अपना गम भुलाने के लिए ही आई थी। यहाँ पर टियान जैसे एक अकेली लड़की को देखता है तो सोचता है कितनी सुंदर है, मैं जाकर इससे बात तो करूं। लेकिन उससे पहले ही हमें दिखाते हैं कि चियाओ फे पर कुछ गुंडों की नज़र पड़ चुकी थी और वो चोरी चोरी उसकी ड्रिंक में एक चीज़ भी मिला देते हैं। लेकिन इस बारे में चियाओ फे को कुछ अंदाज़ा नहीं हुआ था क्योंकि वो पहले ही ड्रंक थी। वो जैसे ही वो ड्रिंक पीती है तो ऑफकोर्स उस पर बहुत ही जल्द असर होने वाला है। लेकिन इतने में टियान वहाँ पर आता है और उससे पूछता है कि क्या आप सिंगल हो, लेकिन वो कहती है नहीं, मैं किसी से दोस्ती नहीं करना चाहती और वहाँ से जाने लगती है। अब इतने में वो गुंडे उसके पीछे चलते हैं। उन्हें इंतजार था कि ये बेहोश हो तो हम इसे उठा लें, लेकिन इतने में वो उनकी ठीक ठाक ठुकाई भी लगा देती है। पर उसके बाद वो वहाँ पर बेहोश होकर गिरने ही वाली थी कि बेमू वहाँ पर पहुँच जाता है और अपनी वाइफ को गिरने से बचा लेता है। टियान उससे पूछता है कि क्या तुम इसे जानते थे, तो वो बोलता है कि इससे दूर रहना, ये मेरी वाइफ है और अब इस वक्त नशे में है, मैं इसे घर लेकर जा रहा हूँ। अब वो जैसे ही अपनी वाइफ को कैरी करता हुआ वहाँ से निकल जाता है तो यहाँ पर टियान किसी को कॉल करता है जिसका नाम शन योए था। एक्चुअली वो शन योए के लिए ही मुखबरी करने के लिए वहाँ पर आया हुआ था। वो उसे कहता है कि वो वाकई मैरिड है और वो लड़की काफ़ी सुंदर है। अब चियाओ फे जैसे ही घर पर पहुँचती है तो उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी क्योंकि उसे हॉट होने की ड्रग दी गई थी। यहाँ पर बेमू उससे खुद को दूर करना चाहता था और उसे कहता है कि तुम पछताओगी, लेकिन वो कहने लगती है कि क्यों पछताऊंगी। वो कहता है हमारे एग्रीमेंट की वजह से, लेकिन वो बोलने लगती कौन सा एग्रीमेंट, कैसा एग्रीमेंट। इस टाइम पर तो मुझे यही पता है कि तुम बहुत सुंदर हो और मैं तुम्हारे साथ एक नया ही एग्रीमेंट साइन करना चाहती हूँ। और इसके साथ ही वो उसे किस करती है और कहती है कि लो हो गया एग्रीमेंट साइन, मैंने सील भी लगा दी। और बेमू वो तो पहले ही उसके प्यार में पड़ चुका था। वो सोचने लगता है कि ठीक है, जब तुम होश में आओगी ना तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुमसे बहुत अच्छा बर्ताव करूंगा और तुम्हें सारी ज़िंदगी अपने साथ रखूंगा। और इसके साथ ही हमें दिखाते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग चियाओ फे की आंख खुलती है एक कॉल के थ्रू और इस कॉल पर शन योए का नाम था। ये नाम देखते ही उसका मूड काफ़ी ख़राब हो जाता है और जैसे ही बेमू ये कॉल उठाता है तो हमें पता चलता है कि चियाओ फे को भी पहले से ही पता था कि शन योए उसकी बचपन की स्वीट हार्ट का नाम है जिससे उसकी फैमिली उसकी शादी अरेंज करना चाहती थी। वो अब्रॉड थी और अभी अभी वापस आई है और यहाँ पर वो बेमू से कहती है कि मैं जल्दी तुमसे मिलने के लिए आऊँगी। बेमू भी समझ गया था कि किसकी वजह से उसकी वाइफ का इतना मूड ख़राब हो गया है। वो उसके पास आता है और कहता है कि ये सारी अफवाहें हैं, वो मेरी कोई स्वीट हार्ट नहीं है, हम बस बचपन से लेकर अब तक इकट्ठे बड़े हुए थे, पर मेरी उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। अगर किसी के लिए है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अब इतने में दादाजी उन दोनों को नीचे बुलाते हैं और दादाजी कहने लगते हैं कि मू फैमिली कब से मुझसे कांटेक्ट किए जा रही है। वो बार बार यही कह रहे हैं कि किसी तरह से चियाओ फे को हमारे घर पर भेजा जाए। वो बोलते हैं कि वो दोनों बहुत अच्छे लोग हैं और अगर तुम वाकई उनकी बेटी हो तो वो तुम्हें डिज़र्व करते हैं। लेकिन चियाओ फे कहने लगती है कि उन्होंने अगर बचपन में मुझे अबंडन कर दिया था तो मुझे अब उनके पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन दादाजी उससे कहते हैं कि उन्होंने तुम्हें नहीं छोड़ा था, बल्कि तुम्हें किसी ने किडनैप कर दिया था और उसके बाद उन्होंने तुम्हें बहुत तलाश किया पर तुम मिसिंग हो गई थी। मैंने तुम्हारा सारा आता पता निकलवा लिया है और किडनैप होने के बाद तुम्हें वहाँ पर गांव में तुम्हारे उन दादा और दादी ने संभाला था और उन्होंने ही तुम्हारे साथ इस नेकलेस और ब्रेसलेट को तुम्हारी निशानी के तौर पर छोड़ा था। लेकिन बाद में ब्रेसलेट तुम्हारी स्टेप मॉम ने चोरी चोरी एक ऑक्शन के लिए बेच दिया था। तुम्हारे पेरेंट्स कोई बुरे नहीं बल्कि बहुत अच्छे हैं और तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अब उनके कन्विंस करने पर फाइनली वो बेमू के साथ मू फैमिली के घर पर चली ही जाती हैं। वो तो उसे देखते ही बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें कंफर्म हो गया था कि ये उन्हीं की ही बेटी है। लेकिन यहाँ पर चियाओ फे काफ़ी हेजिटेंट फील कर रही थी और मिसेज मो बोल रही थी। वो कहती हैं कि इतने सालों से मैं तरस गई हूँ, मेरे कानों ने मामा का शब्द नहीं सुना, प्लीज़ मुझे एक तो चांस दो, मैं खुद को प्रूफ करूंगी। ये फैमिली ने लगता है तुम पर काफ़ी जुल्म किए हैं, तुम्हारा बचपन मुश्किल गुजरा होगा। और वाकई कुछ ऐसा ही था। यहाँ पर चियाओ फे को अपना वही पुराना समय याद आने लगता है और वो सोचती है कि आहिस्ता आहिस्ता कितना कुछ बदलता जा रहा है। उसने इतना सब्र किया था, बहुत बर्दाश्त किया था, पहले उसे बेमू मिला और उसके बाद ये लोग, पर फिर भी वो उनसे यही कहने लगती है कि इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ मेरी एक ही फैमिली है और वो बेमू है। ये सुनते ही बेमू भी काफ़ी खुश हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ वो किसी न किसी तरह से उनको मामा कह ही देती है और कहती है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए अपने दिल में जगह बनाने की और ख़ुद को ये बात एक्सेप्ट कराने की कोशिश करूंगी कि आप लोग मेरे पेरेंट्स हैं। अब उसके बाद वो घर पहुंचते हैं। दादाजी तो बहुत खुश थे कि देखा मेरी बहू कोई ऐसी वैसी नहीं है बल्कि मू फैमिली की बेटी है। और तो और वो बेमू को कह रहे थे कि इसके लिए एक बहुत ग्रैंड वेडिंग हम लोग अरेंज करेंगे। ये सुनते ही शन योए तो तड़प के रह जाती है जो उनसे मिलने के लिए आई थी।
फिर भी वो अपने फेस पर एक स्माइल सजाते हुए कहती है कि मुझे आपसे मिलकर काफी खुशी हुई, मैं इसकी बचपन की फ्रेंड हूँ। दादाजी के घर पर भी बचपन से ही शानयुए आया करती थी, तो वो भी उससे काफी अटैच नजर आ रहे थे। इतने में हमें पता चलता है कि आज बेमू के डैड आ रहे हैं, जो कि अब्रॉड में रहा करते थे और उसकी अपने डैड से ज्यादा बनती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी दादाजी के कहने पर वो उनसे सुलह करने के लिए रेडी हो गया था। वो आज खड़ा उनका वेट कर रहा होता है कि कितने में शानयुए भी उसके साथ आकर खड़ी हो जाती है। यहाँ पर डैड जैंग आते हैं, तो आते ही शानयुए बहुत चालाकी से उनसे कहती है कि आपके लिए एक गुड न्यूज भी है, आपकी बहू आ चुकी है। वो पूछने लगते हैं कि ये कैसे हो सकता है, मेरी बहू कहाँ से आ गई, मैंने तो हमेशा तुम्हें ही अपनी बहू माना है। पर शानयुए बेमू के सामने अच्छी बनती है और कहती है कि नहीं, वो भी बहुत अच्छी लड़की है, जी फैमिली की सेकंड डॉटर है। पर डैड कहते हैं कि जी फैमिली, ये छोटी मोटी फैमिलीज को मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, और बेमू अगर तुमने कोई गलती भी की है तो उसे सुधारो, उसे डिवोर्स दो और तुरंत ही शानयुए से शादी प्लान करो। पर बेमू, जो पहले ही अपने डैड से सुलह करने के लिए आया था, इसी बात पर उसकी दोबारा लड़ाई हो जाती है और तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। इतने में शानयुए बेमू के पीछे जाती है और कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था ना कि जब तक मैं अब्रॉड से वापस आऊंगी, अगर तुम किसी को भी लाइक ना करते हुए तो फिर तुम मुझसे शादी करोगे। लेकिन वो कहता है ठीक है, फिर वो वादा नहीं निभा सकता ना, क्योंकि मैं किसी को लाइक करता हूँ अब, और वो चियाओफे है। ये सुनते ही शानयुए का बहुत दिल टूट जाता है। उसने बचपन से लेकर अब तक बेमू को ही अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर देखा था, और कोई बाहर से आए उसे छीन जाए, ये उससे बर्दाश्त नहीं होने वाला। इतने में चियाओफे भी ये सुनने लगती है जो लड़ाई इस वक्त दादा की और डैड की हो रही थी। डैड यही कह रहे थे कि वो लड़की हमारे काबिल नहीं, मैंने तो ये भी सुना है कि वो जेल से छूट कर आई है, उसकी अभी की अभी डिवोर्स कराई जाए। लेकिन दादा साफ इनकार कर देते हैं, और बस इसी तरह से बाप बेटे की लड़ाई के बीच दादा की काफी तबीयत खराब हो जाती है। वो फिर से बेहोश हो गए थे और यहाँ पर फॉरेनर डॉक्टर को उसके ट्रीटमेंट के लिए बुलाया जाता है। वो उनका ट्रीटमेंट करके जब बाहर निकलती है तो वहाँ पर बेमू भी काफी परेशान बैठा हुआ था। वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ क्लूज मिले कि तुम्हें पॉइजन किसने दिया था, लेकिन वो कहने लगता है कि मैंने सारी फूड चेक कराई है, कुछ पता नहीं है। इतने में चियाओफे दोबारा से उसका चेकअप करने लगती है, तो उसे पता चलता है कि इसकी बॉडी में टॉक्सिन्स का लेवल बहुत हाई हो चुका है। वो हैरान होती है कि ये कैसे हो सकता है, थोड़े दिनों पहले तो ये काफी ठीक जा रहा था और इसका ट्रीटमेंट भी बिल्कुल ठीक हो रहा है। यहाँ पर उसे इतनी इमरजेंसी होती है उसको ठीक करने की कि वो तुरंत ही वही एक्यूपंक्चर नीडल्स का सेट निकाल लेती है जो कि उसने ऑक्शन में खरीदा था, और ये बात बेमू ने नोटिस कर ली थी। चियाओफे तो ये गलती कर चुकी थी अपनी जल्दबाजी की वजह से, और उसके बाद वो उसे लिटाती है और उसका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर उसकी बॉडी से पॉइजन को निकालते हुए उसकी अपनी काफी एनर्जी लूज होती है, जिसके बाद उसका सिर चकराने लगता है और वो वहीं पर बैठी बैठी सो जाती है। थोड़ी देर बाद बेमू जब सो कर उठता है तो वो देखता है, उसे शक होने लगता है कि जैसे मैं इसे बहुत अच्छे से पहचानता हूँ, और वैसे भी नीडल्स का सेट देखकर उसे काफी हद तक कंफर्म भी हो चुका था। वो यहाँ पर उसकी कैप उतार देता है और उसके बाद उसकी मूछें भी उतारता है, तो पता चलता है कि ये तो उसकी अपनी ही वाइफ है। अब थोड़ी देर बाद जैसे ही चियाओफे की आंख खुलती है तो वो तो अपने वही डॉक्टर वाले रूप में थी और अपनी आवाज बदलकर बोल रही थी। लेकिन इतने में वो देखती है तो सामने उसका सारा गेटअप उतरा हुआ पड़ा था। यहाँ पर बेमू उससे कहता है कि मुझे नफरत है इस बात से कि कोई मुझे धोखा दे, और तुमने तो धोखे से मुझसे शादी भी कर ली है, डॉक्टर बन के आई और मुझे खुद से शादी पर मजबूर कर लिया। क्यों, आखिर इस सब की क्या वजह थी? यहाँ पर चियाओफे सच सच बता देती है, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत थी स्ट्रांग होने के लिए। वो कहने लगता है कि ठीक है, फिर अगर मैं तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक यूजर मटेरियल था तो फिर तुमने मुझे बचाया क्यों उस पॉइजन से? वो तो ये सुनना चाहता था कि ये कहे कि मुझे तुमसे प्यार हो चुका था, लेकिन वो कहने लगती है कि उसकी वजह यह है कि मैं तुम्हें किसी न किसी शक्ल में रीपे करना चाहती थी। तुमने मेरी इतनी हेल्प की है तो बदले में मेरा भी तो कोई अधिकार बनता है, ये सारा बदला चुकाने के लिए मैंने किया था। अब ये सुनते ही बेमू तो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाता है। वो उससे कहने लगता है कि ठीक है, फिर तुमने मेरे दादाजी की जान बचाई, मुझे डिटॉक्सिफाई किया, तो यही सही, हमारा हिसाब किताब बराबर हुआ। तुम्हें मेरी कॉन्ट्रैक्टेड वाइफ होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम तो अब मू फैमिली की बेटी हो ना, तुम खुद भी काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी हो, तो बेशक यहाँ से चली जाओ। लेकिन ये कहते हुए एकदम से उसकी तबीयत बहुत बिगड़ जाती है, और तो और उसके वॉमिट में ब्लड भी आने लगा था। ये देखते ही वो काफ़ी परेशान हो जाती है। चियाओफे रोने लगती है कि ये कैसे हो सकता है, और इतने में ऊपर से बटलर और डैड भी पहुंच जाते हैं। यहाँ पर डैड चियाओफे से पूछ रहे थे कि ये सारा कुछ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें इतना ज़रूर पता चल गया था कि उनकी बहू कोई ऑर्डिनरी गर्ल नहीं है, उसने उनके डैड की भी जान बचाई है और अब उसके बेटे की भी जान बचा रही है। वो कहती है कि इसको बहुत ज़्यादा मिकदार में टॉक्सिन्स दिए गए हैं, और अगर अब इसके टॉक्सिन्स की इनटेक कट ना की गई तो फिर इसकी जान को खतरा हो सकता है, इसके पास कुछ ही महीने बचे होंगे। वो कहती है कि मैंने इसके लिए कुछ हर्ब्स तलाश की थी जिसके थ्रू मैं इसका ट्रीटमेंट कर सकती हूँ, लेकिन इस सब में मेरी अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी एग्जॉस्ट होगी, लेकिन फिर भी मैं हर हाल में बेमू को बचा कर रहूँगी।
और वो बोलती है कि जब तक ये होश में नहीं आता मैं यहीं पर ही रहने वाली हूँ। ऑल्दो बेमू ने तो उसे निकल जाने को कहा था, लेकिन फिर भी वो उसके साथ रहती है, दिन रात जाग कर उसका ख्याल रखती है, उसका ट्रीटमेंट भी करती है। और साथ ही साथ उसने ये भी ब्लैक मार्केट से पता कराने की कोशिश की थी कि ये पॉइजन कौन बेचता है, कौन खरीदता है और इसका एंटीडोट क्या है। अब वो काफ़ी दिन तक उसका ख्याल रखती रहती है और फिर फाइनली एक दिन ऐसा आता है कि जब बेमू को होश आ जाता है। और फिर जैसे ही होश आता है तो बेमू से मिलने के लिए शन यूए भी आती है। वो उसके पास आ रही थी, उसे कुछ बात करना चाहती थी, बहुत कुछ एक्सप्लेन करना चाहती थी, लेकिन वो अपनी वाइफ के बगैर उससे कोई बात नहीं करता। वो यहाँ पर चियाओ फे को भी बुला लेता है। वो जैसे ही शन यूए को देखती है तो जाने लगती है कि तुम लोग बात कर लो, लेकिन बेमू कहता है कि मैंने इसीलिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया है कि मैं अकेले में इससे कोई बात नहीं करना चाहता। यहाँ पर शन यूए से यही कह रही थी कि बचपन से लेकर अब तक हर कोई यही जानता है कि मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, क्या तुम्हारी मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, तुम इस तरह से मुझ पर गिव अप करने वाले हो। लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देता। अब शन यूए मुंह बनाती हुई वहाँ से निकल जाती है। चियाओ फे कहती है कि क्या तुम उसे मनाने नहीं जाओगे। बेमू कहता है क्यों जाऊँ, क्या तुम इतनी ईगर हो मुझे खुद से दूर करने के लिए। तो यहाँ पर चियाओ फे उससे कहने लगती है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 6 महीने का बाकी बचा है, उसके बाद वैसे भी हमारी राहें जुदा होने वाली हैं। लेकिन यहाँ पर वो उससे कहने लगता है कि देखो तुम अभी मेरी वाइफ हो, बेशक 6 महीने के लिए ही सही, और कॉन्ट्रैक्ट का क्या है, हम रिन्यू भी कर सकते हैं। और शन यूए बाहर से खड़ी हुई उनकी ये सारी बातें सुन रही थी। उसके तो फेस पर स्माइल आ जाती है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्टेड है तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट एक ना एक दिन तो खत्म होगा और मैं इनके रास्ते अलग कर दूंगी। एक्चुअली चियाओ फे अपने आप को बेमू से दूर करना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था क्योंकि वो उसके साथ होता है तो इमोशनल हो जाता है, और जब इमोशनल होता है तो उसकी कंडीशन ज्यादा खराब हो जाती है। अब इसके साथ ही हमें पता चलता है कि शन यूए की बर्थडे पार्टी है और इसी बर्थडे पार्टी में सारे लोगों को इन्वाइट किया गया है। वहाँ पर बेमू के साथ चियाओ फे एंट्री करती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा नोटेबल लोग आए हुए थे और उनके बीच दादाजी भी थे जो पहली दफ़ा कोई पार्टी अटेंड कर रहे होते। कहते हैं कि शैन फैमिली से हमारे बहुत पुराने रिलेशंस हैं और मेरा तो यहाँ पर आना बनता ही था। और वो ये भी कहते हैं कि मेरी चियाओ फे मेरी बहू कितनी प्यारी लग रही है। जबकि यहीं बड़ी वॉन वॉन और गोंग भी आए हुए थे। यहाँ पर वॉन वॉन गोंग के कहने पर चालाकी से चियाओ फे की ड्रिंक में कोई मेडिसिन मिला देती है। और फिर फाइनली वहाँ पर शन यूए की एंट्री होती है, जो कि आज काफ़ी सुंदर दिखाई दे रही थी और उसका ड्रेस भी काफ़ी अच्छा था। और खुश तो वो बहुत ज़्यादा थी क्योंकि उसे बहुत बड़ा राज जो पता चल गया था। उसे ये पता चल गया था कि वो अभी भी गेम में है और बेमू की वाइफ अभी भी बन सकती है। इतने में चियाओ फे वो ड्रिंक पी लेती है और उसके बाद वो एक दफ़ा बाहर को जाती है और यहाँ पर उसके पीछे पीछे गोंग आ जाता है, जो उससे कहने लगता है कि मुझे तुमसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। वो कहने लगती है कि हमारे बीच बात करने को कुछ भी नहीं बचा। इतने में चियाओ फे पर ड्रग का असर होने लगा था, लेकिन आजकल उसने इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट किया था कि उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज अप हो चुकी थी और वो खुद को उस ड्रग के असर से नहीं बचा सक रही थी। इतने में गोंग उसे बेहोश कर देता है। साथ ही साथ बेमू को एक मैसेज मिलता है कि अगर आपको अपनी वाइफ चाहिए तो इस रूम में जाकर चेक करें। एक्चुअली वो चियाओ फे को ट्रैप करना चाहते थे और उसके सामने बुरा दिखाना चाहते थे। खैर वो उसी रूम में जाकर पहुंचता है तो आगे उसे चियाओ फे तो नजर नहीं आती, लेकिन शन यूए बैठी हुई थी। शन यूए ने उसकी ड्रिंक में भी कोई मेडिसिन मिलवाई हुई थी और यहाँ पर वो इस अंदाज में बैठी हुई थी ताकि उसे सिड्यूस कर सके। लेकिन यहाँ पर बेमू उसके सामने रेजिस्ट करता है और उससे कहता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइफ का पता चाहिए और तुम मुझे इतना बता दो शन यूए, तुम और कितना गिर सकती हो, तुम चाहे जो भी कर लो, मुझे तुम्हारे से कोई अट्रैक्शन फील नहीं होती। जबकि उधर हमें दिखाते हैं कि वॉन वॉन वो भी आती है ये देखने के लिए कि क्या चल रहा है। तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक कमरे में गोंग बेहोश पड़ा हुआ है। वो सोचने लगते हैं कि गोंग के डैड ने हमारी एंगेजमेंट कैंसिल कराई थी, क्यों ना मैं इस मौके का फायदा उठाऊं। यहाँ पर काफी सारे गेस्ट हैं और अगर मुझे इसके कमरे में अकेले में इस हालत में देखेंगे तो ऑफ कोर्स हमारी शादी तो फिर पक्की है। वो तो बस अपना ही पत्ता साफ करने लगती है। जबकि उधर हमें दिखाते हैं कि चियाओ फे को किसी ने बचा लिया था और वो था लू शाओ, जो कि उसके बचपन का गांव का फ्रेंड था और वो यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए ही पहुंचा था। यहाँ पर दो लोग चियाओ फे पर हाथ डालने की कोशिश करते हैं तो आकर उनको मार के भगा देता है। अब वो चियाओ फे को जिस तरह से उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पर बेमू उसे देख लेता है और जैसे ही एक लड़के को अपनी वाइफ के साथ देखता है तो आकर उसे एक पंच लगा देता है। यहाँ पर लू शाओ बताता है कि तुम अपनी वाइफ की सुरक्षा नहीं कर सकते, मैंने उसे गोंग से बचाया है, वरना गोंग इसे कब का यूज कर चुका होता। ये किसी के डर्टी प्लान का हिस्सा बनने वाली थी और तुम्हें पता ही नहीं है, तुम गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो। वो बताता है कि मैं इसका पुराना फ्रेंड हूँ
और इतने में चियाओ फे बार बार बेमू का ही नाम लिए जा रही थी। लू शाओ उससे कहता है कि तुम्हारी वाइफ है और अब तुमने इसे बचाना है। ये कहता वो वहां से निकल जाता है। यहाँ पर चियाओ फे दोबारा से बेमू को अपने क्लोज करती है और कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। और बेमू जो उसका हस्बैंड था उससे इतना प्यार करता था वो दोबारा से रेजिस्ट नहीं कर पाता, बस उसे इतना ही कहता है कि फिर ये याद रखो कि तुमने पछताना नहीं है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो जैसे उठती है तो देखती है कि बेमू की कंडीशन काफी खराब है और उसके मुंह से ब्लीडिंग भी हो रही है। अब वो उसका ट्रीटमेंट करती है और इसके थ्रू उसे पता चलता है कि इसकी कंडीशन तब ज्यादा बिगड़ जाती है जब ये मेरे क्लोज आता है। उसने जब अपनी वाइफ के साथ समय बिताया था तो उसकी कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अब उनको ये भी पता चल जाता है कि शन युए ने किस तरह से ये सारा कुछ प्लॉट किया था। और डैड जैंग वो तो काफी शर्मिंदा होते हैं। दादाजी उसे काफी डांटते हैं कि देखा तुम्हारी पसंद शन युए वो किस तरह की लड़की है और देखो मेरी पसंद चियाओ फे ये कितनी अच्छी लड़की है। चियाओ फे को अब राज तो पता चल चुका था कि बेमू की बीमारी के पीछे कारण मैं ही हूँ। वो जितनी बार उसके क्लोज आएगा तब उसकी हालत और भी बिगड़ती जाएगी। तो वो फैसला करती है कि वो उससे फासला रखेगी। वो बोलती है कि अब मैं मू फैमिली में शिफ्ट होने के लिए जा रही हूँ, अपने पेरेंट्स के साथ कुछ समय बिताना चाहती हूँ। ये एक बहाना था जो उसने दादाजी और डैड के सामने रखा था, लेकिन एक्चुअली उसने तब तक बेमू से फासला रखना था जब तक उसे उस पॉइजन का एंटीडोट नहीं मिल जाता। वो सोचती है और लू शाओ से इसी बारे में मशवरा भी करती है। वो कहती है कि इस तरह का अजीबोगरीब पॉइजन मैंने पहले कभी भी नहीं सुना था। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसे लव बाउंड करने के लिए ये सारा कुछ किया है कि वो किसी भी गर्ल के क्लोज ना जा सके। वो बोलती है कि आजकल मैं मू फैमिली में जाऊंगी, वहां पर मैं इतनी स्ट्रांग तो होंगी कि इस सब के बारे में इन्वेस्टिगेट कर सकूं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लू शाओ वो स्टार्ट से ही चियाओ फे को काफी लाइक करता था, लेकिन चियाओ फे उसे सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेंड के तौर पर देखती थी और उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं रखती थी। अब इतने में चियाओ फे जब वहां से जाने लगती है तो बेमू उसे बार बार रोकने की कोशिश करता है और उसके क्लोज आता है। वो तो मन ही मन उसे अपनी असली वाइफ मान चुका था, लेकिन यहाँ पर चियाओ फे जानबूझकर उसका दिल तोड़ती है और उससे कहती है कि मेरा तुम्हारे से फासला रखना ही बेहतर होगा, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट अब कुछ ही महीने का बाकी बचा है और वैसे भी मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं, मुझे मू फैमिली बहुत स्ट्रांग मिल चुकी है। वो उसे हर्ट करना चाहती थी ताकि ना तो वो प्यार में पड़े और ना ही उसके क्लोज आने की कोशिश करे। इस तरह से उसकी तबीयत बेहतर रहेगी। उसके सामने सिर्फ और सिर्फ बेमू की हेल्थ थी, लेकिन वो उसे हर्ट करके जा रही थी और इस बात का अफसोस चियाओ फे को भी बहुत ज्यादा था। अब उसके जाने के बाद बेमू अपनी हेल्थ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता था। दिन रात उसे ये याद करता रहता था और फिर एक दफा दोबारा से वो बेहोश हो जाता है। यहाँ पर चियाओ फे जो अपनी मॉम के साथ बैठी हुई थी वहाँ पर उसे तुरंत ही एक दफा कॉल आती है कि वापस घर आओ, बेमू की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। ये सुनते ही वो बहुत हैरान हो जाती है कि ये कैसे हो सकता है। वो कहती है कि मैं अभी के अभी वहाँ पहुँच रही हूँ और इसके साथ ही वो उसके टब में कुछ हर्ब्स रखती है और वहाँ पर उसे बाथ दिलाने लगती है। वो कहती है कि यही इसका ट्रीटमेंट है, लेकिन एंटीडोट की मुझे जल्द ही जल्द तलाश करनी पड़ेगी। इसके साथ ही बेमू की जब आंख खुलती है तो वो देखता है चियाओ फे उसके पास है और उसकी केयर कर रही है। तो वो सोचने लगता है कि थैंक्स गॉड तुम इतनी भी स्टोन हार्टेड नहीं हो। और इसके साथ ही वो उसे हक कर रहा था, उसे किस करना चाहता था कि यहाँ पर चियाओ फे खुद से उसे दूर करने लगती है। उसे सिर्फ और सिर्फ उसकी हेल्थ की फिक्र थी। वो उससे कहने लगता है कि प्लीज कहीं ना जाओ, तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। लेकिन चियाओ फे उसे खुद से दूर करती है और कहती है कि अब हम दोनों एक नहीं हो सकते, हमारे बीच कोई इमोशंस नहीं है और हमारी कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। और इतने में शन युए वहाँ पर आ जाती है जो कि बेमू के लिए कुछ मेडिसिन लेकर आई थी और उसको वहाँ आते देखते ही चियाओ फे वहाँ से निकल जाती है और बेमू एक ही घूंट में वो सारी मेडिसिन पीता है और शन युए से कहता है कि तुम इस कमरे से निकल जाओ, मैं अकेले रहना चाहता हूँ। जबकि उधर हमें चियाओ फे को दिखाते हैं, उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और ये बात उसे कहीं ना कहीं खुश भी कर रही थी और थोड़ा बहुत परेशान भी, क्योंकि उसे ये भी पता चला था कि अगर वो इस बच्चे को खो देगी तो इसके बाद वो दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती। उसके पास ये फर्स्ट एंड लास्ट चांस है। बस इसी बात को लेकर वो काफी नर्वस सी वहां से जा रही थी कि यहाँ पर वान भी उसे देख लेती है। वान उस डॉक्टर के पास जाती है और पूछती है कि इस लेडी को क्या हुआ था। वो नहीं बताता तो उसे काफी ज्यादा ब्राइब देती है और उसका राज पता कर लेती है कि ये प्रेग्नेंट है। अब उसके बाद वो सीधी जाती है शन युए के पास और उससे कहने लगती है कि तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक ही है, चियाओ फे। अगर मैं उसका तुम्हें एक राज बताऊं तो क्या तुम गोंग फैमिली में मेरी शादी को फिक्स कराने में हेल्प कर सकती हो? और शन युए भी तुरंत ही मान जाती है। वो उसे बताती है कि मुझे पता चला है कि चियाओ फे बेमू के बेबी की मामा बनने वाली है, वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब ये सुनते ही शन युए तो काफी परेशान हो गई थी। उसे लगता है कि जब तक इस बेबी को मैंने रास्ते से ना हटाया तो फिर इनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो परमानेंट मैरिज ही बन जाएगी। और इसके साथ ही उसने चियाओ फे को एक गाड़ी से कुचलने की भी कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर लू शाओ पहुंच जाता है जो एंड टाइम पर उसे बचा लेता है। यहाँ पर चियाओ फे को अपनी नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ बेबी की फिक्र थी। वो होश में आती है तो सबसे पहले उसी का पूछती है। लू शाओ से बताता है कि तुम्हारा बेबी बिल्कुल ठीक ठाक है।
और इसके साथ ही लू शाओ कहता है कि ये सब बहुत क्रूअल हैं, चलो मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा, तुम्हारा और तुम्हारे बेबी का भी ख्याल रखूंगा तुम। लेकिन इतने में ऊपर से तड़पता हुआ बेमू भी पहुंच जाता है जैसे उसे चियाओ फे के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है। यहाँ पर लू शाओ की और उसकी आपस में काफ़ी लड़ाई होने वाली थी कि यहाँ पर चियाओ फे उन दोनों को शांत कराती है और कहती है कि मैं अभी किसी से भी नहीं मिलना चाहती, आप दोनों ही यहाँ से चले जाओ। लू शाओ बाहर जाकर बेमू से कहता है कि तुम कैसे इसके हस्बैंड हो, तुम्हारी वजह से हमेशा मुसीबत में फंस जाती हैं। वो कहता है कि मैं इस एक्सीडेंट को अभी कभी इन्वेस्टिगेट कराता हूँ कि किसकी हिम्मत हुई उसके साथ ये सारा कुछ करने की। साथ ही साथ वो लू शाओ को वार्न कर देता है कि इस टाइम पर वो मेरी वाइफ है, तुम उससे दूर रहो। लेकिन लू शाओ भी उससे कह देता है कि ज़्यादा समय नहीं रहेगी। अब इसके साथ ही वॉन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि किस तरह से चियाओ फे फिर से जिंदा बच गई है। तो वो एक नर्स के रूप में उसके कमरे में आती है और उसे एक गलत इंजेक्शन लगाने ही वाली थी कि यहाँ पर चियाओ फे उसे पकड़ लेती है। अभी भी वॉन अकड़ में थी कि वो बचकर भाग जाएगी, लेकिन इतने में लू शाओ भी वहाँ पहुँच जाता है जो कि लाइट्स ऑन करता है और साथ ही साथ उन्होंने वहाँ पर सारा कुछ रिकॉर्ड भी कर लिया था। यहाँ पर अब वॉन को अपनी मौत नजर आती है। वो गिड़गिड़ाती है, रोती है, माफ़ी मांगती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वो कहती है कि अब बाकी की ज़िंदगी लगता है कि तुम जेल में ही सड़कर गुजारोगी और यही तुम डिज़र्व भी करती हो। और इसके साथ ही बेमू को भी पता चलता है कि उसकी वाइफ पर वॉन ने एक दफ़ा पॉइजन का इंजेक्शन लगाने की कोशिश की है, लेकिन उसे जैसे ही पता चलता है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है तो वो एकदम रिलैक्स हो जाता है। वो परेशान था क्योंकि चियाओ फे खुद के क्लोथ उसे आने नहीं देती थी, ना ही उसकी सुरक्षा करने देती थी। फिर भी बेमू तड़पता है और दोबारा से उसका पता करने के लिए जाता है। वो उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन चियाओ फे उसे सख्ती से कह देती है कि मैं मिसेस बेमू अब नहीं रहना चाहती। और इसके साथ ही उसने डिवोर्स पेपर भी रेडी कराए हुए थे। वो उसे ये सारा कुछ दिखाकर उसे खुद से दूर करना चाहती थी, लेकिन वो जैसे ही डिवोर्स पेपर हाथ में पकड़ता है तो उसके ऊपर बेमू का ब्लड आकर गिरता है और पता चलता है कि बेमू की कंडीशन फिर से काफ़ी ख़राब हो गई है। लगता है कि उसे टॉक्सिन्स की फिर से ज़्यादा से इनटेक दी गई है। वो परेशान होती है और सोचती है कि आखिर ये पॉइजन दे कौन रहा है। इतना तो उसे पता था कि अब मैंने एंटीडोट इसके लिए प्रिपेयर करा लिया है। वो उसे एंटीडोट दे देती हैं और कहने लगती हैं कि आपके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। फिर हमें दिखाते हैं कि बेमू की जब आंख खुलती है तो वो अपने घर पर था। यहाँ पर शन यो इसके सामने बैठी हुई थी तो वो उससे पूछने लगता है कि तुम कब अब्रॉड से वापस आई हो। और इसके साथ ही हमें पता चलता है कि उसका ट्रीटमेंट तो बेशक हो चुका है, लेकिन उसे एक खास पार्ट है जो कि बिल्कुल भी याद नहीं है, और वो है चियाओ फे और उससे रिलेटेड हर चीज़। उसे पिछले 1 साल की सिलेक्टिव मेमोरी इरेज हो चुकी थी। ये बात सुनकर तो शन युई बहुत ही खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि अगर इसे चियाओ फे याद ही नहीं है तो फिर तो इससे बड़ी खुशी की बात और हो ही नहीं सकती। इतने में मैं इसे अपना ग्रूम बना ही लूँगी। अब डैड भी काफ़ी परेशान थे, लेकिन शन युई किसी न किसी तरह से उन्हें समझा ही लेती है और कहती है कि देखना आपका बेमू बहुत जल्द ठीक हो जाएगा और अब तो उसे चियाओ फे याद ही नहीं है, तो अब मैं ही आपकी बहू बनने वाली हूँ। डैड भी शन युई से कहने लगते हैं कि ठीक है, तुम इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लो। यहीं पर ही हमें पता चलता है कि शन युई ही वो पॉइजन स्लोली उसके सर्वेंट्स को खरीद कर बेमू को दे रही थी। उसने ब्लैक मार्केट से ये खरीदा था। जब वो अब्रॉड जा रही थी तो वो नहीं चाहती थी कि इस समय में बेमू किसी के क्लोज आए या फिर उसे किसी से भी प्यार हो, इसीलिए उसने उसको ये पॉइजन दिया था, जिसे कहते हैं कि वो लव को बाउंड कर देता है। और इसीलिए अब वो वापस आ चुकी थी, चियाओ फे उसकी लाइफ से निकल चुकी थी, तो वो सोचती है कि अब इसे एंटीडोट दे देना चाहिए क्योंकि मैंने खुद इसके क्लोज आना है। तो इसीलिए उसने अब ब्लैक मार्केट में एंटीडोट तलाश करने के लिए एक ऐड दिया था, और इसी ऐड की तलाश में ही तो चियाओ फे थी। वो लू शाओ को भेजती है और कहती है कि पता करो ये कौन है जिसने ये एंटीडोट खरीदना है। और वो जब जाता है तो देखता है आगे शन युई थी। वो उसे काफी सारा पैसा देती है, लेकिन लू शाओ कहता है कि हम ये एंटीडोट बेच तो देंगे, लेकिन इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें ये पता चलना चाहिए कि आपने पॉइजन उस पर्सन को किस क्वांटिटी में दिया था। अगर एंटीडोट की क्वांटिटी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई तो ये एंटीडोट नहीं बल्कि फिर से पॉइजन ही बन जाएगा। ये सुनते ही वो काफी डर जाती है और उसके सामने हर चीज को एडमिट करती है कि किस तरह से और किस क्वांटिटी में और कितने अरसे से वो चोरी ये जहर बेमू को दे रही थी ताकि वो सिंगल ही रहे और जब वो वापस आए तो उसी से ही शादी कर ले। यहाँ पर लू शाओ ये सारा कुछ रिकॉर्ड कर लेता है और चियाओ फे से कहने लगता है कि अब तुम्हें तसल्ली है, इसने सारा कुछ कन्फेस कर लिया है। और उसके बाद चियाओ फे भी वहाँ पर पुलिस को लेकर पहुँच जाती है और इसके साथ ही शन युई को अरेस्ट कर लिया जाता है। जबकि उधर दादाजी और डैड को दोबारा से शन युई के सारे करतूतों के बारे में पता चल चुका था। दादाजी कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था कि वो अच्छी लड़की नहीं है, तुम फिर उसके साथ मिल गए हो।
और अब की बार में डैड वाकई काफी शर्मिंदा थे। उनके बेटे की किसी ने जान बचाई थी तो वो चियाओ फे ही थी, और वो उसे मन ही मन में अपनी बहू भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। दादाजी कहते हैं कि आजकल काफी प्रॉब्लम चल रहा है। मू फैमिली ने सोचा है कि वो चियाओ फे को अब्रॉड में सेटल करा रहे हैं, और बेमू को तो चियाओ फे की कोई याद ही नहीं है। वो उसे जाकर रोकेगा कैसे। इतने में हमें दिखाते हैं कि बेमू आजकल सारा दिन सारी रात अपने काम में ही बिजी रहता था, और वो अपने असिस्टेंट को कहता था कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है कि जैसे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल चुका हूँ। और इसके साथ ही वो अपने दिल पर हाथ रख के कहता है कि जैसे कोई खला है यहाँ पर। असिस्टेंट भी उसे कॉफी देकर चला जाता है, और उसके बाद बेमू को एक छोटी सी नींद आती है, और इसके साथ ही उसे वो सारी मेमोरीज वापस आ गई थी जो भी समय उसने चियाओ फे के साथ बिताया था। ये देखते ही वो काफी बेचैन होता है, और असिस्टेंट को उठते ही बताता है कि चियाओ फे कहाँ है, मुझे सब कुछ याद आ गया है। असिस्टेंट भी बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि ये गॉड की तरफ से सिग्नल है कि आप और वो मेड फॉर ईच अदर हैं। वो यहाँ से बहुत ही जल्द जाने वाली है, प्लीज उसे रोक ले। उसी टाइम पर हमें मू फैमिली के हाउस को दिखाते हैं। चियाओ फे वहाँ से जा रही थी अब्रॉड में सेटल होने के लिए। उसे डर था कि उसके बच्चे को लेकर दोबारा उसके खिलाफ कोई साजिश ना करे, इसीलिए वो यहाँ पर और नहीं रहना चाहती थी। उसने सोचा था कि वो खुद ही इस बच्चे को बड़ा करेगी, और बेमू को तो उसकी कोई भी याद ही नहीं थी, तो वो किस नाते उसके पास जाती, उसे क्या रिश्ता कहकर बुलाती। उसके मॉम डैड उसे भेजते हुए काफी सैड थे, लेकिन वो कहती है कि मैं वहाँ पर खुद को खुश रखूंगी और सेटल्ड भी। लू शाओ उससे कहता है कि मैं भी इसके साथ जा रहा हूँ और मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। अब वो आंखों में आंसू लिए जब ये शहर और ये देश छोड़कर जा रही थी, तो उसी टाइम पर कोई आता उनकी गाड़ी को रोक लेता है। लू शाओ कहता है कि ये फू बेमू है। वो जैसे ही गाड़ी से निकलती है तो बेमू भागता हुआ आता है, उसे हक कर लेता है, कहता है कि मुझे हर चीज याद आ गई है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरी लाइफ का, मेरे इमोशंस का एक हिस्सा बन चुकी हो, प्लीज मुझे खुद से अलग ना करो। इस बात पर लू शाओ आता है, उन दोनों को अलग करता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से इसे कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, और अब ये यहाँ से जा रही है। लेकिन यहाँ पर चियाओ फे लू शाओ को शांत कराती है और कहती है कि मैंने अपनी थॉट्स को अच्छे से क्लियर कर लिया है, और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि मुझे किसके साथ रहना है और मुझे किससे प्यार है। इसके साथ ही वो बेमू से कहने लगती है कि तुम क्या कह रहे थे, तो वो भी उसके पास आता है और कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, और तुम्हारे बगैर मुझे लगता है कि जैसे मैं जिंदा ही नहीं रह पाऊंगा। और ये गॉड की तरफ से एक सिग्नल था कि एंड टाइम पर मुझे अपनी मेमोरीज वापस आ गई हैं और मैंने तुम्हें बाहर जाने से रोक लिया है। तो यहाँ पर चियाओ फे भी उसे स्माइल करके कहती है कि ठीक है, और तुम्हें इतना भी बता दूं कि तुम्हारा प्यार लेने वाला अब एक नहीं बल्कि हम दो हो चुके हैं, मैं भी और तुम्हारा होने वाला बेबी भी। अब ये सुनते ही बेमू की तो खुशी देखने वाली थी, फाइनली वो डैड बनने वाला था, और इसी बात पर वो चियाओ फे को हक करता है और इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।